स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस श्रृंखला में हमने 9 विषयों को सम्मिलित किया है और हर शनिवार एक नए विषय पर चर्चा होगी। इस श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे 2 उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें कौन से बदलाव अपने व्यवहार में लाने चाहिए, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज का जो वेबिनार है, उसका विषय है भोजन और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे भोजन से होता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंस्टेंट फूड और जंक फूड हमें स्वादिष्ट और आसान दोनों ही लगते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य समस्याएं होना अक्सर हो ही जाती हैं। आज के हमारे विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि हम वो कौन से छोटे-छोटे बदलाव अपने जीवन शैली में लाएं, जिससे एक हम स्वस्थ जीवन बिता पाएं। हमारे विशेषज्ञों से आप लोगों का परिचय और आगे के कार्यक्रम का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी एक जाने माने जनसंचार विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, संपादकीय विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन, सामग्री प्रबंधन और के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं और कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं तथा टेलीविजन पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं रतन मणिलाल आप सबका इस महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर सामयिक वेबिनार में बहुत स्वागत करता हूं और स्वावलंबन का ताना बाना इस शीर्षक से हो रहे वेबिनार का चौथा अध्याय है, जिसमें हम आज का विषय है भोजन और स्वास्थ्य। इस विषय की सामयिकता या टॉपिकलिटी हम समझ सकते हैं एंडलेस है और अनंत काल से है, क्योंकि आज हम अपने 2 विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि भोजन और स्वास्थ्य के विषय में हम स्वावलंबी या सेल्फ रिलायंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं। आज के हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, श्री डैरिल डिसूजा जो कि इस समय गोवा में लोकेटेड हैं और सुश्री गौरी सरी जो अभी हिमाचल में है। और पहले मैं आपका परिचय डैरिल जी से करवाता हूँ। डैरिल जी दुनिया भर में एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि इंटीग्रेटेड नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुखर प्रवर्तकों में और प्रोमोटर्स में से एक। वे खुद इस पद्धति द्वारा उपचार करने के लिए पूरे देश भर में वर्कशॉप आयोजित करते हैं और उन्होंने डॉक्टर्स, थेरापिस्ट्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है। वे पिछले 5 वर्षों से द वर्ल्ड यूनाइटेड डॉक्टर्स एंड हीलर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था के सेक्रेटरी हैं और इस दौरान उन्होंने 4 आरोग्य सम्मेलन या हेल्थ समिट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इतना ही नहीं, वे एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ऑर्गेनिक फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट, टेडेक्स स्पीकर और अर्थ कीपर्स कनेक्ट के संस्थापक और न्यू अर्थ समिट के कन्वीनर भी हैं और वे इंटरनेशनल स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में एक स्पीकर भी रह चुके हैं। हम वाकई में बहुत सौभाग्य है हमारा कि उनके जैसा एक एमिनेंट स्पीकर आज हमारे बीच में है। और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डैरिल जी अपनी बात कहें और उनके संबंधित जो सवाल हैं वो हम इसके बाद के स्पीकर के पूरे प्रेजेंटेशन के बाद लेंगे। और डैरिल जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने प्रेजेंटेशन के बाद भी वो हमसे जुड़े रहें, क्योंकि वो सवाल हम उनसे बाद में करेंगे। तो डैरिल साहब, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। धन्यवाद रतन मणि जी, कीर्ति जी। और मैंने कुछ प्रश्न जो है ऑडियंस से
जो आज अटेंड कर रहे हैं, कीर्ति जी ने मुझे मेरे साथ शेयर किया है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि लोगों को तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन के पहले मैं थोड़ा प्रॉब्लम पे बात करूँगा, क्योंकि अंग्रेजी में ये कहावत है कि प्रॉब्लम वेल अंडरस्टूड इज़ हाल्फ सॉल्व्ड। तो शायद वही प्रेज़ेंटेशन अभी मैं दूँगा और उस प्रेज़ेंटेशन में लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा और फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा डाइट कौन-सा है या अभी पैंडेमिक के टाइम पे हमें क्या खाना खाना चाहिए। तो मैं अपना प्रेज़ेंटेशन फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ और फिर सॉल्यूशन पे जाएँगे। क्या आपको मेरा प्रेज़ेंटेशन दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, ओके। तो जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, एक चैप्टर है मेरा, जो ये बुक लिखा है मैंने, बिकम हेल्दी और एक्सटिंक्ट। ये अभी 10 साल पहले मैंने लिखा था, 2011 में। इसमें एक चैप्टर है द नेचुरल हेल्थ थेरेपी और उसमें 4 स्टेप्स लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेप में ये आता है कि फर्स्ट ये ज़रूरी है कि आप समझें कि कौन से फूड्स, कौन से खाना हम किस फॉर्मेट में खा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रहा है और कौन से हैबिट्स जो है हम डेली करते हैं, जो लाइफ़स्टाइल चॉइसेस बोलते हैं, वो कौन से गलत है जिनके वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारा इम्यूनिटी कम होता है। अभी स्पेशली कोविड पैंडेमिक के इस दौरान में लोग समझ चुके हैं कि अगर उनका इम्यूनिटी लो होगा, तो वो कोरोना से बीमार पड़ेंगे। लेकिन उनका अगर इम्यूनिटी बहुत हाई है, तो वो बच पाएँगे कोरोना से। तो इस चैप्टर में वो फ़िलॉसफ़ी है कि पहला आप प्रॉब्लम समझिए, पहला स्टेप पे, तो मैं वो अभी समझाऊँगा और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, फिर आप कौन से फूड जो है हीलिंग फूड्स है और कौन से हैबिट्स सही हैबिट्स है गुड हेल्थ के लिए। और उसके बाद और एक थर्ड स्टेप है कि आपके बॉडी को कैसा डिटॉक्सिफ़ाई करना है। क्योंकि आप पहले जो आपने सब जंक डाला है बॉडी में, तो उसको कैसे निकालना है, वो एक स्टेप है। और लास्ट स्टेप है कि आप कौन से नेचुरल थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हो इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान, जो उसको हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है। और ये सब उन डिज़ीज़ों के लिए है जो हम क्रॉनिक इलनेसेस बोलते हैं, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और वो सब जिसके लिए हम मेडिसिन्स लेते हैं, एलोपैथिक पिल्स लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो ये ये हीलिंग प्रोसेस में हम का इंडिया में बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस जानते हैं, योगा, प्राणायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोथेरेपी, यूरिन थेरेपी। तो ये जो फ़ॉर्मूला है उस चैप्टर में लिखा है, तो उसका पहला लेसन मैं अभी प्रेज़ेंट करता हूँ कि कौन से फूड्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करते हैं। ये बुक का इंडेक्स है और वहाँ पे आपको दिखाई देगा द नेचुरल हेल्थ थेरेपी। तो मैं ये सब सिखा रहा हूँ 15 साल से और मैं खुद पेशेंट था 15 साल के लिए, फ्रॉम 1990 टू 2004। और जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है मुझे क्योर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे और एलर्जीज़ थे। तो जब भी मैंने स्विच किया, मेरा डाइट चेंज, एक्यूप्रेशर और हीलिंग विथ हर्ब्स और डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी विथ हर्ब्स, हर्बल कॉन्कॉक्शंस, तभी से मेरा जो है हीलिंग प्रोसेस 2005 में स्टार्ट हुआ और तब से मैं ये सब सिखा रहा हूँ लोगों को। और हर साल के बाद और एक्सपीरियंस ये सब बढ़ गया मेरा, और तभी मैंने 2011 में ये सब बुक लिखा था मैंने, इंटीग्रेटेड नेचुरल थेरेपीज़ के बारे में। तो फूड्स का अगर हम बात करेंगे, जो अ, मैंने देखा है कि वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमने देखा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में आपने शायद ये पढ़ा होगा। ये वर्ल्ड रिनाउंड बुक्स है, जो ये सब बताते हैं कि
animals milk is not good for human consumption after the age of 3 or 4 years. तो ये सब मैंने बहुत साल पहले रिसर्च किया था, और ये एक इंडियन ऑथर के हैं, डॉक्टर एन के शर्मा, और इसका टाइटल आप देख सकते हैं बीच में, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 15 साल के दौरान मैंने ये जो सब इलनेसेस है, मिल्क कंट्रीब्यूट्स टू ऑल ऑफ दीज इलनेसेस। श्योर, एसिडिटी अल्कोहल से भी होता है, ज्यादा ग्रेन्स खाने से भी होता है, लेकिन मिल्क भी इसको कंट्रीब्यूट करता है। इसका सब जो साइंटिफिक रीजंस है वो मेरे बुक में भी है, तो मैं जस्ट इसको लिस्ट कर दूंगा, क्योंकि जो थेरेपीज और जो डाइट चेंज मैं करता हूँ लोगों के लिए, उन उनके डाइट से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स निकालने के बाद ये सब जो इलनेसेस है ये गायब हो जाते हैं। शायद इनको रिवर्स करने के लिए 2-3 महीना लगता है, लेकिन अगर हम डिटॉक्स के साथ उसको कंबाइन करें और एक्यूप्रेशर के साथ उनको कंबाइन करें, तो प्रोसेस ये सब इनका रिवर्सल फास्टर होता है। आज भी जस्ट इस वेबिनार के पहले 3 बजे एक कपल गोवा में मेरे पास आए थे, इनफर्टिलिटी और उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे केसेस मैंने 2010 में मैंने ऐसा स्टार्ट किया था कि आफ्टर वन आईवीएफ एंड सेकेंड आईवीएफ ट्रीटमेंट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स निकाल के एक्यूप्रेशर और डिटॉक्स के साथ उनका कंसेप्शन 3 महीने के अंदर हुआ है, और वो हर साल मेरे ऐसे 2-3 केस हो जाते हैं। तो और मैं जानता हूँ कि क्योंकि ये जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है, हम जानते हैं कि केमिकल जो फैक्ट्री में बनता है उसमें काफ़ी केमिकल्स रहते हैं, लेकिन नॉर्मल जो विलेज में भी है, जो हार्मोन्स है उसमें मिल्क में, वो इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बॉडी आफ्टर द एज ऑफ 5-6, तो हार्मोनल ओवरडोज हो जाता है, क्योंकि बाकी कोई भी जो मैमल्स बोलते हैं अक्रॉस द प्लैनेट, वो कोई भी जानवर जो मैमल है वो मिल्क दूध नहीं पीता है आफ्टर द एज ऑफ 3 और 4 years। तो आज के पेशेंट जो लेडी थी वो मुझे पूछ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मिल्क नहीं लूंगी तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे बताया कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि जो गैया दूध देती है वो किसकी दूध पीती है, उनको कहाँ से कैल्शियम मिलता है। तो ये काफ़ी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, वो सब लीव्स और घास खाने से मिलता है। तो ये सब एविडेंस साइंटिफिक है, और अगर आप वो दूध छोड़ देंगे तो नट मिल्क अभी सब काफ़ी बढ़ रहा है दुनिया में। कोकोनट मिल्क, राइस मिल्क, कैशू नट मिल्क, तो इससे भी आप कर्ड बना सकते हैं, क्रीम, चीज़, मायोनीज़, केक, आइसक्रीम, जो भी आप बनाना चाहते हैं। और जो कर्ड है उसके लिए मेरा एक चैप्टर है बुक में, प्रोबायोटिक्स, और इसमें सब वेजिटेबल दिखाया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने मेरे घर में बनाया था गोवा में, कटिंग अप वेजिटेबल्स, उसका सिंपल रेसिपी है। और ट्रेडिशनली जो हम विलेज में जानते हैं, ये जो नीचे राइट हैंड साइड में है वो एक कंजी बोलते हैं। तो पे रेड राइस है और उसमें मैंने 1-2 चिलीज रखा है। हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए ये यूज कर सकते हैं। और अभी सेकंड जो है, ये आपको दिख रहा है कि ये शक्कर है। तो प्रोसेस्ड शुगर जो है वो भी बहुत एसिडिक है, और उसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, और जो शुगर का डोज है वो मतलब इंस्टेंट होता है, तो उसमें वेट गेन भी हो जाता है और टॉक्सिसिटी भी बढ़ता है। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? और ये तो और भी हम इसका सप्लाई डेली लेते हैं, इसमें भी सब शुगर जाता है। तो इसका रिप्लेसमेंट जो है, जो नेचुरल होता है, वो फ्रूट्स है। जो व्यक्ति अपने दिन में एक बार भी फ्रूट्स नहीं लेगा सुबह के टाइम पे, तो उनका नेचुरल फ्रुक्टोज और नेचुरल शुगर का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद उनको जो बोलते हैं स्वीट टूथ हो जाता है, और वो सब स्वीट चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। वो हमारे जीन्स का फंक्शन नहीं है कि मेरे माँ जी का स्वीट टूथ था या डैडी का या ग्रैंडफादर को मिठाई अच्छा लगता था। वो जीन्स का बात नहीं है।
हमारे जो डिफिशिएंसी है, जो ह्यूमन बीइंग्स का जो बेसिक फर्स्ट लेवल ऑफ फूड है, मैंने मेरे एक टेडेक्स टॉक में वो सब समझाया था, लॉज ऑफ नेचर। और उसके अंदर पता चलता है कि द बेसिक फर्स्ट फंडामेंटल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज फ्रूट्स। तो जो व्यक्ति फ्रूट्स डेली नहीं लेगा, उनको स्वीट टूथ हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो लोग सब मिठाई और कोक, मिरिंडा, पेप्सी के पीछे पड़ेंगे। तो दूसरी बात जो है कि हम लोग ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग गेहूँ खाते हैं और चावल। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे एसिडिटी भी होता है और इनसे ज़्यादा वेट गेन भी होता है। तो इनका रिप्लेसमेंट क्या है? जो पहले इंडिया में काफ़ी चलता था, मिलेट्स। जो रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरा, वो चीज़ वो नॉन फैटनिंग है, लेकिन बाय वेट उनमें अगर कंपेयर करेंगे व्हीट और राइस के साथ मिलेट्स को कंपेयर करेंगे, तो बाय वेट मिलेट्स में ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन और फाइबर है। और ये जो है सॉल्ट, और ये टेबल सॉल्ट हम लोगों ने मतलब लोगों की डिमांड है अपने टेबल पे डालने के लिए, ताकि उनका काम जो है बहुत आसान हो जाए। सिर्फ़ ये लेके फूड पे आराम से डाल सकते हैं। लेकिन इनको ऐसा बनाने के लिए इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे इनका पाउडर ऐसा बना रहता है। अगर वो केमिकल्स नहीं डालेंगे तो आप जानते हैं कि जो समुद्र का जो नमक है वो पिघल जाता है। तो इसको रिप्लेस करके आपको ये रॉक सॉल्ट, काला नमक या अ, सेंधा नमक या ये पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये यूज़ करना है। तो हाई बीपी पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है, क्योंकि जो सोडियम है सी सॉल्ट में, वो हाई बीपी को बढ़ा देता है। और ये जो है फ्राइड फूड, आप अभी आपको पता ही है कि मनुष्य के अलावा और कोई भी जानवर या पक्षी अपना जो है खाना पकाता नहीं है और उसमें मतलब तेल या फ्राइड नहीं करते हैं। अगर आप बंदर को भी देखेंगे तो उनमें इतने फ्लेक्सिबल जॉइंट्स का कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना जो नट्स है और सीड्स वो सब खाते हैं। तो नेचुरल ऑयल का जो सप्लाई है वो हमारे नट्स, बीन्स, पीस, सीड्स, ग्रेन से आता है। तो जितना कम आप खाना फ्राई करेंगे तो उतना अच्छा होगा ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसमें भी ये सब काफ़ी, इसमें जो लिस्ट है, काफ़ी चीज़ इसमें से आपको सब नेचुरल ऑयल्स मिलेंगे। तो आजकल काफ़ी चल रहा है रेसिपी बुक्स में ऑयल फ्री कुकिंग, क्योंकि वो रिकमेंडेड होता है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी। और ये जो है सबसे खतरनाक जो है, मैं बोलता हूँ फॉर्मेट ऑफ फूड्स, ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हमको जो मॉल में मिलता है, अभी इनका ख़ासियत क्या है? नॉर्मल जो प्रोसेस है अ, दुनिया भर में, वो डिकम्पोज़िशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोज़िशन, जो नेचुरल फल या कोई वेजिटेबल होगा या ग्रीन होगा, वो नॉर्मल प्रोसेस में डिकम्पोज़ होता है, वापस धरती में जाता है। तो वो डिकम्पोज़िशन को बंद करने के लिए प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो एयरटाइट जैसा टिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो एयरटाइट टिन हो जाता है। लेकिन हम उसको खोल के घर में लाते हैं, और इस टिन में आपने देखा या टिन या होगा या बॉटल होगा या टेट्रा पैक होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स दिखाई देगा आपको और स्टेबलाइजर्स। ये स्टेबलाइजर क्या चीज़ है? उसके केमिकल नेम्स तो बहुत रहते हैं, लेकिन स्टेबलाइज़र वो चीज़ है जो बाकी केमिकल्स और फूड का इंटरैक्शन, अगर वो उसको फूड खाना को खराब करेगा, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वो स्टेबलाइज़र इस टिन में डाला जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो टिन में एटॉमिक वॉरफेयर चल रहा है, लेकिन ये स्टेबलाइज़ किया गया है वो स्टेबलाइज़र। अभी हम इसको खोलते हैं और हम खाते हैं, फिर वो एटॉमिक वॉरफेयर हमारे शरीर के अंदर चालू हो जाता है। हमारा मुँह और फिर हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो इफ़ेक्ट है, उसको, ये जो केमिकल्स है, ये इम्बैलेंस्ड है और उनका इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो उनको यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्री रेडिकल्स। तो जैसे वो चलते हैं, वो हमारे जो टिश्यूज़ है,
उनसे वो इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं, तो हमारे जो टिश्यूज के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं और उस उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। तो इन्फ्लेमेशन तो बहुत फर्स्ट स्टेज होता है। अगर हम ऐसा खाना खाते जाएँगे तो इन्फ्लेमेशन अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। 3-4 साल में ट्यूमर्स बन जाते हैं और उसके 3-4 साल में कैंसर हो जाता है। तो हमें ये ऑप्शन ये सब प्रोसेस्ड फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए हमें और हमें मतलब नेचुरल फूड्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल क्योंकि क्वेश्चन में मैंने देखा था कोई किसी ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा था तो कोलेस्ट्रॉल चीज क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में और वो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा अगर आप टूथब्रश से एक दिन अगर आप जल्दी में ब्रश करते हो और कहीं यहाँ गम मसूड़ पे ये गम पे लग जाता है तो वहां पे थोड़ा खून निकलता है दूसरा दिन आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा येलो पैच आ जाता है तीसरा दिन के लिए रहता है फिर चौथा दिन में वो हील हो जाता है तो वो येलो चीज क्या है वो सेल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है लिवर में और लिवर ब्लड में वो कोलेस्ट्रॉल को भेजता है और अंदर से ब्लड से वो सेल्स डिपॉजिट होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो डिपॉजिट होता है यहाँ पे बाकी सेल्स से मेमोरी लेके वो यहाँ पे गम बन जाता है इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन बन जाता है तो आप अंडा भी अगर सोचेंगे अंडा जो येलो चीज है वो सेल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि वो सेल से पूरा मुर्गी बन जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल मेड बाय लिवर इज द बिल्डिंग ब्लॉक तो जितना हम ये सब प्रोसेस फूड्स खा के एसिडिक फूड्स खा के अल्कोहल लेके जितना हम इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग हमारे इंटेस्टाइन्स में करेंगे और जब तक करेंगे तब तक लिवर डेली कोलेस्ट्रॉल्स का सेल्स बनाते जाएगा और ब्लड में छोड़ते जाएगा और ब्लड का काम है ये सब लेके यहाँ पे डिपॉजिट करना है कुछ आपके गले में डिपॉजिट करना है कुछ स्टमक में डिपॉजिट करना है कुछ इसलिए लोग जब भी ब्लड टेस्ट लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और इस ये जो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है वो भी फ्राइड फूड से हो जाता है तो फ्राइड फूड अगर हम कम करेंगे एसिडिक फूड्स कम करेंगे और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स है सबसे खतरनाक उनको हम लोग एकदम हमारे डाइट से मिटाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल विदाउट मेडिसिन नॉर्मल हो जाएगा लेकिन उसको टाइम लगेगा अगर आप ये सब बंद करेंगे ऐसा मत सोचिए कि 15 दिन के अंदर ठीक होगा क्योंकि जो आपने पूरे जिंदगी में भर में आपने ये सब डैमेज किया हुआ है अपने इंटरनल ऑर्गन्स में उसको 2-3 महीना लगेगा रिपेयर होने के लिए तो सोल्यूशन क्या है कि हमको फ्रेश फूड्स लोकल फूड और सीजनल ऑर्गेनिक नेचुरल फूड्स ये हमारा सही डाइट है और मैं एक आपको पेज दिखाऊंगा ये सिर्फ एक ही पेज है मेरे बुक का पेज 149 और इसमें फॉर्मूला दिया है सुबह के टाइम से रात तक आपका डाइट क्या होना चाहिए और टाइमिंग्स तो फ्लेक्सिबल हो सकता है जो नीचे लास्ट पैराग्राफ अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो मैंने जो अब तक बताया था वो सब यहाँ पे लिखा है डू नॉट वहाँ पे डू नॉट हैव एनिमल्स मिल्क एंड दोज प्रोडक्ट्स फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स कोक मिरिंडा पेप्सी फिर उसके बाद तीसरा है लास्ट पैराग्राफ में डू नॉट यूज टेबल सॉल्ट यूज सी सॉल्ट देन फ्राइड फूड मिनिमम फ्राइड फूड और यहाँ पे और एक है डू नॉट ईट फूड दैट इज कुक्ड इन माइक्रोवेव क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो उनका जो रेडिएशन है वो जो खाने का मॉलिक्यूल्स है उसको उनके वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है मतलब वो डायरेक्ट फूड के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो फूड का जो नेचुरल मॉलिक्यूल है उसको चेंज कर देता है तो जैसा ये जो ह्यूमन बॉडी है वो हजारों साल से वो जानता है और वो पहचानता है हर जो खाना हम खाते हैं लेकिन ये माइक्रोवेव जो वो खाना है उसको थोड़ा चेंज कर देता है तो उसका डाइजेशन वो पचता नहीं है ठीक से और ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अपोज या फाइट करता है तो उससे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है
लेकिन इंडक्शन जो ओवन है वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एडी करंट्स पे चलता है। मतलब वो प्लेट के ऊपर आप जो बर्तन रखेंगे, वो बर्तन के साथ इंटरैक्ट करके वो बर्तन को गर्म करता है। वो डायरेक्ट फूड के मॉलिक्यूल्स पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उससे अच्छा तो है कि हम लोग वुड फायर सबसे अच्छा है और अर्थनवेयर में, लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम लोग गैस बर्नर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो लिखा है प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो आप कभी भी मेरा जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं ब्रीफली अगर आपको समझाऊँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज आपको करना है, क्योंकि आप सोचिए पिछले रात का जो खाना आपने खाया है वो कहीं पे गया नहीं है, वो यूज़ नहीं हुआ है। और ह्यूमन बॉडी जो है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि अगर उसको स्वस्थ रखना है तो एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो रात का जो खाना खाया अपना आपने, तो उसका थोड़ा एनर्जी फ्लो होना चाहिए। तो सुबह के टाइम पे आप कुछ कीजिए, अपने घर या वॉक पे जाइए या गार्डन में काम कीजिए या स्पॉट रनिंग कीजिए अगर लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा एनर्जी एक्सपेंड करना है। और उसके बाद जब भी आपको भूख लगता है, तभी आपका फर्स्ट मील फ्रूट्स होना चाहिए। तो और फिर कुछ घंटे के बाद आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है, तो वो कर सकते हैं। यहाँ 12 बजे पे ये ग्रीन स्मूदी लिखा है। तो ग्रीन स्मूदी उनके लिए है जिनको वेट लॉस करना है, जिनको डायबिटीज़ रिवर्स करना है और जिनको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। जिनको आईबीएस है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनको ये ज़्यादा रॉ उनको नहीं करना चाहिए। तो और ये जो ग्रीन जूस है उसको 1 घंटे या खाना लंच के 1.5 घंटे पहले खाना चाहिए। तो लंच के टाइम पे आप कुक्ड फूड पका हुआ खाना ले सकते हैं। कुछ ग्रेन्स या मिलेट्स करी के साथ और वेजिटेबल के साथ। शाम के टाइम पे आप ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं नट्स के साथ, और फिर डिनर को लाइट रखना है। तो ये वो सिंपल फॉर्मूला था हम दिन में हमें क्या खाना चाहिए। और ये जो मैंने पिक्चर रखा है इस ये बता रहा है कि हमारा फूड सप्लाई चेन। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा है कि फार्म दिख रहा है यहाँ पे, फिर जो वो खाना को प्रोसेस करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर हमारे रिटेल शॉप में आता है, फिर हमारे पास आता है। और इसको देख के हमें लगता है कि काफ़ी कुछ काम हो रहा है और उसके वजह से हमारा खाना यहाँ पे मिलता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो सप्लाई चेन है, ये कौन चलाता है असल में? ये हम चलाते हैं। जो हम घर में बैठते हैं, अगर हम बोलेंगे घर में कि प्रोसेस शुगर चलेगा, तो ये लोग बना के पूरा स्टॉकिंग कर देंगे। अगर हम बोलेंगे कि ये सब टिन और पैकेज फूड्स चलेगा हमको, तो वो लोग भरते जाएँगे, क्योंकि हम लोग खींचते जा रहे हैं हम लोग। जब भी हम खींचेंगे नहीं उसको, तो वो अ, दुकान पे पड़ा रहेगा वहाँ पे शेल्फ पे और डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो डेट एक्सपायर हो जाएगा, तो जो कंपनी ने बनाया है, उनको लॉस होगा। तो उनको उनके पीछे पड़ के उनके पीछे चिल्ला-चिल्ला के भैया आप ये प्रोसेस मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये हमारा पूरा टाइम वेस्ट है। हम सिर्फ़ हमारा दिमाग जो है, हमारे खुद के हेल्थ के लिए सही चॉइसेस हमको करना है और बाकी सिस्टम ऑटोमैटिकली अपने आप बैलेंस होगा। तो अगर आपको ऑर्गेनिक फूड और ज़्यादा चाहिए तो आपको वो ऑर्गेनिक फूड के लिए हर दुकान पे अगर कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे, तो आपको उनको बताना है कि ठीक है आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है, तो मैं कहीं और जाके ढूँढता हूँ। कि ये ऐसे मैसेजेस हम और हमारे बर्ताव चेंज करेंगे, तो ये पूरा जो है सप्लाई चेन चेंज हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन अ, वो हो रहा है। तो आप काफ़ी जानते हैं कि ऑर्गेनिक जो सेक्शन है दुकान में, वो स्टार्ट हुआ था कम से कम गोवा में, और मैं बॉम्बे का भी हूँ। मैंने देखा जब ये फ़ॉरेनर्स जो थे, बाहर के लोग, वो आके पूछते थे दुकान में कि ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो दुकानदार एकदम साइड शेल्फ पे एक ऑर्गेनिक काउंटर स्टार्ट किए थे अब 10 साल पहले, अभी वो काउंटर बढ़ते-बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये प्रूफ यही है कि अगर हम पूछेंगे तो आएगा। और लास्ट में हाँ, बस ये हम ऐसे ही हमारे जो विलेजेस में हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम चाहते हैं कि खाना जो है दूर बनना नहीं चाहिए, पास में बनना चाहिए, क्योंकि उनका फिर पैकेजिंग का इतना ज़रूरत नहीं है, उनके प्रिजर्वेटिव्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ घूमेंगे नहीं। तो ये एक विलेज मॉडल है, सेल्फ सफिशिएंट विलेज का, वो हम ऐसा फ्यूचर देखते हैं। और इसलिए हम ऑर्गेनिक मार्केट्स करते हैं ऐसे जगहों में। गोवा में मेरा फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट 2015 से यहाँ चला रहा हूँ मैं। तो लोगों की अवेयरनेस और हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स की मूवमेंट के दोनों मिला के ये सब चलता है। तो मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म हो रहा है, सिर्फ आपके लिए 1-2 स्लाइड्स है कि लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा महंगा है, लेकिन हम वो अभी पैसे देंगे तो हमारे लिए दवाई का ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे खुद के पिक्चर्स है कुछ साल पहले का, जो मैंने गार्डन में मैं खुद उगाता हूँ। 25 मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब बनाता हूँ, यहाँ पे उगाता हूँ, और हमारे घर में ये सप्लाई आता है। Thank you so much, Derek. It was a wonderful presentation. आपकी प्रेजेंटेशन में सारी बातें जो आपने बताई वो हम लोग के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे जुड़े हुए जो सवाल हैं हम थोड़ी देर में आपसे लेंगे। और अब मैं आज के कार्यक्रम की दूसरी वक्ता सुश्री गौरी सरीन से आपका परिचय कराना चाहूँगा। गौरी जी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कुशल मैनेजर के तौर पर 20 वर्ष बिताने के बाद रीजेनरेटिव या पुनरुपयोगी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भूमिजा, जिसके माध्यम से वे किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स और शहर के निवासियों के लिए दवा के बिना यानी कि विदाउट मेडिसिन कैसे हेल्दी लाइफ बिताई जा सके, इस पर एक अभियान चला रही है जिसका नाम ही है लिविंग विदाउट मेडिसिन। और ये संस्था इस क्षेत्र में काम कर रहे तमाम सारे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इनवाइट करती है कि वो ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को इनकरेज करें। और वे अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर और नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और अपने जीवन में उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। गौरी जी, हमारा ये हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं, और कृपया आप अपनी बात हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखिए। थैंक यू। नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से, और आभार कि मैं आप सबके बीच में हूँ। आज विद्या जी मेरे साथ हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़ी हैं। मैं इस संस्था को संस्था नहीं कहना चाहती, अगर किसी को संस्था का नाम लेना है तो ठीक है, लेकिन एक अभियान है। इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो अभी तक नहीं हुआ है, सच में एक एजुकेटिव अभियान है, अवेयरनेस का अभियान है, जागरूकता का अभियान है। इसलिए मैं थोड़ा सा आज आपसे शेयर करूंगी कि लिविंग विदाउट मेडिसिन ये जो अभियान है ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, और इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए यहाँ पर परमिटेड है या कोई नहीं है, तो ये सभी के लिए है, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीना और स्वस्थ जीवन शैली में जीना ये हमारा सच में एक दायित्व भी है और हमारा राइट भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये कम्युनिटी एफर्ट जो है ये हमने किस तरह से शुरू किया। नेक्स्ट विद्या। यस विद्या। या इस प्रेजेंटेशन में हमने 2-4 चीजें कवर की हैं, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए। एक तो कि हम इस अभियान के तहत कर क्या रहे हैं, इसका सबको हमने किस तरह से जोड़ा है इस अभियान में, इसके सिद्धांत मूल्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, क्यों हमने शुरू किया, ये करेंगे। फिर हम थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि अभी न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को लेके और किस तरह से उगाया जाता है, यानी कि जो रासायनिक वर्सेस
ऑर्गेनिक या जैविक या प्राकृतिक तरीके से उगाने में क्या कोई ऐसा रिसर्च है जो कह रहा है कि पोषण हमें ज्यादा मिलता है? तो ये कुछ कुछ अभी रिसर्च आने लगा है जिसमें वाकई ही कोई फर्क दिखाई दे रहा है। दोनों दोनों जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर क्या फर्क है वो दिखाई दे रहा है। जैविक खाने में तो बहुत और फायदे हैं, इसके अलावा पर्यावरण पर्यावरण को लेके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम लोग अभी फोकस करेंगे पोषण को लेके। फिर हम क्या एक्टिविटीज करते हैं इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए, हम एजुकेशन कैसे करते हैं और अवेयरनेस एंड एक्शंस इसके तहत कैसे लेते हैं। नेक्स्ट। सो जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर बताऊंगी कि ये कोई 2016 की बात है और 2016 में मैं काफी मशगूल थी, पूरे देश का भ्रमण कर रही थी, अलग अलग जैविक और प्राकृतिक कृषि से जुड़े हुए फार्मर्स और सेलर्स को मिलती थी। उनके लिए हमने एक भूमिजा करके एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया था ताकि वो लोग दूसरे से सके सकें और एक दूसरे से जानकारी पा सकें कि किस तरह से करना चाहिए आगे। तो ये करके हमने एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे देश भर में खड़ा कर दिया था। लेकिन जहां पर भी मैं जाती थी एक ही सवाल आता था, वो ये था कि दीदी हम लोग ये कर तो रहे हैं और हम जागरूक भी हो गए हैं, हमें समझ में आ गया है कि क्यों हमें ये उगाना चाहिए, लेकिन खाने वाले नहीं है। जो हम उगाने वाले तो बढ़ रहे हैं लेकिन खाने वाले नहीं हैं, और अगर वो हैं भी तो उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास भी नहीं है तो उनको लगता है कि नहीं, जो रासायनिक खाने से इसमें बहुत ज्यादा हमें पैसा देना पड़ता है, तो हम ये कैसे लोगों तक लेके जाएं। तो मैंने बोला देखो, मैं तुम्हें बेचने के लिए तो प्रमोट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उन लोगों तक, हम लोग मिलके उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो लोग हमें पता है कि जिनमें अगर हम थोड़ा जागरूकता फैलाएं वो खुद आके बोलेंगे कि हमें ये खाना है। तो हमारा काम है सिर्फ जागरूकता फैलाना, हमारा काम नहीं है बेचना, राइट। तो इसके तहत हमने एक अभियान शुरू किया, इसका नाम था लिविंग विदाउट मेडिसिन, और ये था कि अगर हम पोषण ठीक तरह से करेंगे तो हमें कभी भी दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर हमें कुछ हो भी गया, जैसे आज की तारीख में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कई तरह के बीमारियां हो रही हैं, अगर हो भी क्या क्योंकि हमने बहुत सालों से अपने आप को निग्लेक्ट किया है, तो फिर भी हम लोग सही पोषण के द्वारा हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा अभियान का मेन मूल्य और सिद्धांत था। और इस अभियान के साथ साथ हमने एक और चीज जोड़ी, वो है कि हम जो भी पोषण की बात कर रहे हैं वो लोकली ग्रो होनी चाहिए, वो लोकली खरीदनी चाहिए और वो लोकली खानी चाहिए। तो फूड माइल्स की बात डैरल जी ने बहुत सुंदर कही कि हम चाहते हैं कि जो चीज वहां उगी जाए, नागपुर के पास में जो चीज उग रही है वो वहां पर खाई जाए, जो चीज पुणे के पास उग रही है वो वहां खाई जाए, जो चीज जिस प्रांत में उगी हो उसको खाई जाए, लेकिन वही चीज नहीं जो सालों भर उग रही है रसायन खाद के साथ। ऐसी चीज जो हमारे बहुत पुरातन जमाने से उस जगह में उगी जाती थी, जो जिससे ट्रेडिशनल फूड बोलते हैं, जिसको इंडिजिनस फूड बोलते हैं, वहां की जो पुरातन चीज होती थी उसे वापस लाने का अभियान, और उसके अंदर गुण देखने का कि ये क्यों उगी जाती थी, ये क्यों खाई जाती थी, और इससे हमें क्या फायदा होता था उस जमाने में। तो वो चीज का नॉलेज लाना इसका ये अभियान था। तो यही हमारा विजन है कि हम देश भर में नहीं लेकिन पूरे विश्व भर में, आई थिंक भारत में जो भी चीज होती है वो विश्व को एक वासुदेव कुटुंबकम के एक एक मूल्य से आती है वो बात। तो हमारा यही था कि ये अभियान भारत में तो होना ही चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, शहर को गांव के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन पूरे विश्व भर भी इसकी समझ पहुंचनी चाहिए। और स्वास्थ्य क्या है, इसका सच में मूल क्या है स्वास्थ्य का, ये चीज हर इंसान को पता होनी चाहिए, हर सिटीजन को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट। तो इसकी हमारा थोड़ा मिशन है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं आगे जाके, सारे कम्युनिटीज को हम बनाते हैं, किस तरह से हम चाहते हैं कि हर शहर में, देश भर के हर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में ऐसा मूवमेंट, ऐसा अभियान खड़ा हो जिसमें लोगों को एक तो जागरूकता पैदा हो और लोग खुद सामने आए और बोले हम चाहते हैं कि हमें जैविक खाना मिले, हम चाहते हैं कि हमें ये अच्छे से डाइवर्स वाला खाना मिले, हम चाहते हैं ट्रेडिशनल फूड मिले। तो ये हम चाहते हैं कि हर जगह ये पहल पहुंचे। इसके 4 पिलर्स हैं।
इसके 4 नींव हैं जिसे कहते हैं हम। एक तो स्तंभ है कि इसमें कम्युनिटी हमने बनाई है, यानी कि हर शहर में एक एक कम्युनिटी है जिसके अंदर 3 तरह के लोग जुड़े हैं। एक जो खाने वाले या जिनको अपने स्वास्थ्य पे इंटरेस्ट है। दूसरा वो जो बेचते हैं जैविक और ट्रेडिशनल और जैसे कहते हैं मतलब मैं तो उसको प्राकृतिक बोलूंगी, मैं जैविक क्या वर्ड कम वो वाला खाना। और तीसरा ऐसे लोग जिनके अंदर पुराने नॉलेज है, आयुर्वेद की नॉलेज है, नेचुरोपैथी की नॉलेज है, और ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारे दादियां परदादियों को पता हुआ करती थी। तो इस तरह के लोग हम लोग इसके अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज इसमें यह है कि जब हम ये जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये चाहते हैं कि जो फार्मर वहां पर उगा रहा है, उसी शहर के पास में उगा रहा है, उसको चांस मिले वहां पर बेचने का। तीसरा हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को जैसे कोई तरह की भी तकलीफ है, बीमारी है, उसको उसके लिए हम लोग किस तरह से एजुकेशन क्रिएट करें, उसको रिवर्स करके किस तरह से उनको एजुकेट करें कि भाई तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो। हमें आपको कोई भी क्विक फिक्स देने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट जी ने बोला सबको जल्दी से चाहिए सोल्यूशन, नहीं, कोई जल्दी वाला सोल्यूशन है नहीं इसमें। लेकिन जानना मुझे ये क्यों हुआ, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में ये तकलीफ कैसे पैदा हुई, और इसको अगर पैदा हुई है तो इसको मैं किस तरह से खुद ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सही जीवन शैली, एक सही पोषण, उसको किस तरह से लाइफस्टाइल, जैसे हम लोग अंग्रेजी में लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो उसकी एजुकेशन करना, इस पे हमने काफी काम शुरू कर दिया है। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए हैं, पैंडेमिक तो एक बहुत छोटी चीज है कोविड का, पर जो लोग घर घर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया है कि हम ये नहीं समझ रहे कि दिन बाय दिन हम लोग मर रहे हैं। एक दिन में नहीं मरे, एक हफ्ते में जैसे पैंडेमिक में मरे नहीं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि हम स्वास्थ्य खुश रह ही नहीं सकते। तो ये जो डिजीज है इसको जड़ से निकालना, इस पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें हम लोग 2 अप्रोचेस यूज करते हैं। एक होता है फंक्शनल मेडिसिन, तो वर्ल्ड वाइड अभी एक नया दौर आया है, उसको फंक्शनल न्यूट्रिशन या फंक्शनल मेडिसिन कहते हैं। फंक्शनल मेडिसिन का मीनिंग ये है कि जो भी चीज तुम्हारी, ये कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो अमेरिका में भी बैठे हुए हैं जहां से ये शुरू हुआ है, तो ये दौर में ये कहते हैं कि जो तुम्हारा शरीर है वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, इस शरीर के अंदर तुम्हारा मन भी है, इस शरीर के अंदर तुम्हारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो अगर तुम इस शरीर को होलिस्टिक तरीके से देखोगे, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है, तभी जाके तुम उस डिजीज को ठीक से रूट से पकड़ पाओगे। अगर तुम उस शरीर को एक पूरे होलिस्टिक वे में नहीं देखोगे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे उसको। तो पकड़ने के लिए एक दौर निकला है, उसका नाम है फंक्शनल मेडिसिन। और उसमें जो सबसे सुंदर बात है, और मैंने क्यों इस बात को पकड़ा, उसमें सबसे सुंदर बात है कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फूड को दिया जाता है। आपके अंदर अगर एक प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कई लोग थायराइड के बारे में पूछ रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड को तुम फूड से कैसे ठीक कर सकते हो, उसका रूट समझो, थायराइड हुआ क्यों है। स्ट्रेस तो अपनी जगह है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को ठीक करो, ठीक है। फिर और कई चीजें हैं पर्यावरण में जिससे हो सकता है। अब आया तुम्हारा पोषण, उसमें 3 या 4 चीजों की कमी तुम्हारी बॉडी में हो जाती है। इसका कारण बहुत एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं या स्ट्रेस भी हो सकता है। उसमें 3 या 4 चीजों की खास करके कमी हो जाती है। जब 3-4 चीजों की खास कमी हो जाती है तो हम उनको बोलते हैं ये खाना खाए। ये नहीं बोलते कि तुम वो थायरोनॉम लेके जिंदगी भर जियो, जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है। हम बोलते हैं कि जिंक वाले खाना खाओ, जैसे सीड्स, सारे सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, इनके अंदर जिंक बहुत होता है मात्रा में। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे लोग जिंको वाइट लेते थे, हम लोग बोलते थे जिंको वाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीड्स खाओ। फिर सेलेनियम करके एक बहुत कम मात्रा में मिनरल होता है जो ब्राजील नट के अंदर पाया जाता है। तो हम ये नहीं बोलते कि तुम जाके सेलेनियम की गोली खाओ, हम बोलते हैं ब्राजील नट दिन में एक बार खा लो, तुम्हारे सेलेनियम का जो भी वो पूर्ता हो जाए। उसी तरह
धनिया का पानी होता है, धनिया को लेके रात को आप धनिया को रखिए और सुबह के टाइम पे धनिया का पानी लीजिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर हमारे आयुर्वेद में और हमारे आप ऐसे ऐसे नुस्खे हैं थायराइड को लेके कि वो पूरे सिस्टम को कि कहाँ से शुरू हुआ है, कौन से दोष से शुरू हुआ है, कौन सा विक्षेप हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है, उसको लेके तुम कितने आसानी से अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हो। इसका तो हमने बहुत काम किया है और मैं सच में समझती हूँ थायराइड जैसी बीमारी को रिवर्स करना बिल्कुल हमारे हाथ में है। हमें इसके लिए जिंदगी भर दवाई लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हमारे हमारे आयुर्वेद में मर्मा टेक्निक होती है, हमारे आयुर्वेद के अंदर मुद्रा होती है। मुद्रा, मर्मा, ये दोनों टेक्निक्स बड़े सिंपल टेक्निक्स हैं थायराइड में, जो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा योग करिए, थोड़ा मर्मा करिए, थोड़ा मुद्रा करिए और साथ में ये जो मैंने पोषण बोले हैं ये करिए और थोड़ा मन को शांत रखिए, तो कैसे आपका थायराइड नहीं भागेगा, ये हम लोग दावे से बोल सकते हैं। और वाकई हम लोगों ने इस पे काम किया है। नेक्स्ट वी मूव। तो इसको ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसमें कि क्या क्या हम लोग उसको बिलीव करते हैं, ये मैंने मोरल कर लिया। फॉरवर्ड सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव डन। हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इन सिद्धांतों पे हमने क्या क्या काम किया है, ताकि इसको दिखाया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे। हमारा काम नहीं है कि हम सारी दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते, हमारा सिर्फ काम है कि लोगों तक इतनी जागरूकता फैलाने को खुद आगे आए और आगे जाके एक जैसे लहर पूरा पहुंच जाए हर शहर में, हर गांव में और हर हर पूरे पूरी दुनिया में। सो यहाँ मैं थोड़ा रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगी। क्यों रिसर्च जानना जरूरी है, क्योंकि जब लोग अभियान कोई भी करते हैं तो हम लोग कई चीजों के बारे में बात करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसके पीछे एक साइंटिफिक डेटा और साइंटिफिक बेस नहीं होता, लोग हर तरह के लोग उसको विश्वास नहीं करने को तैयार होते हैं। और फिर हर तरह के डेटा बाहर आते हैं, कोई बोलता है नहीं ये तो सच में सच नहीं है, विश्वास पैदा नहीं होता है। तो विश्वास पैदा करने के लिए एक साइंटिफिक बेस जरूरी है। तो ये मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। आई मीन बहुत ही ब्रीफली इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर सिर्फ ये बताने के लिए कि अब धीरे धीरे ऐसा रिसर्च हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि जो हम लोग जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में और हमारे पेस्टिसाइड्स में, जिस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, ये सारे बहुत हद तक हमें 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 हमारे डिजीजेस के कारण भी बन गए हैं। इसके ऊपर अभी बहुत कम स्टडीज हैं, जितने होने चाहिए उसके मुताबिक बहुत कम स्टडीज हैं, क्योंकि जो ये दौर है जैविक का, ये खुद ही अभी काफी देर के बाद शुरू हुआ है और सच में ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर स्टडी करना। पर आप देखेंगे जो मैंने कुछ कुछ यहाँ स्टडीज के बारे में मेंशन किया है, ये स्ट्रेट अवे बता रहा है कि लॉस ऑफ मेमोरी, नर्वस सिस्टम्स, इनफर्टिलिटी, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, इन सब के कारण बहुत हद तक वो केमिकल्स हैं जो हम अपने रासायनिक खेती में डाल रहे हैं। यही नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, और ये रिसर्च भी अब चल रहा है, बहुत पैमाने पर अब शुरू होने लग गया है रिसर्च, वो है कि जो पोषण है, यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विद्या। जो पोषण का जो मात्रा है, जो खाने का जो पोषण में जो भी सब्जी उगती है या फ्रूट उगता है, उसके अंदर जब हम लोग उसको रासायनिक तरीके से बनाते हैं और जैविक तरीके से बनाते हैं, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है उसमें बहुत अंतर दिखाई देने लग गया है। और ये अंतर अब स्टार्कली दिखाई देने लग गया है, क्योंकि जैविक का भी हमारे पास इतना डेटा नहीं है, लेकिन जहां हमको एक्सट्रीम डेटा की जरूरत है, वो डेटा हमें दिखने लग गया है फूड फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट में खाना बना रहे हैं, उगा रहे हैं। तो हमारे कई साथी, मैं एक रन करती हूँ ग्रुप, हर्बल ग्रुप भी रन करती हूँ, फूड फॉरेस्ट का ग्रुप रन करती हूँ, गौशाला का ग्रुप रन करती हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे कम्युनिटीज हैं जो मैं रन करती हूँ, और विमेन एग्रीप्रेन्योर्स का भी है उसमें। तो उनमें जो फूड फॉरेस्ट के ग्रुप हैं, उसमें जो हमने देख पाया है कि जो चीज एक फॉरेस्ट के सॉइल में उगती है, उसके ऑर्गेनिक मैटर में उगती है, उसका पोषण इतना अच्छा होता है कि वो मेडिसिन का काम इमीडिएटली करती है।
जैसे हम अगर एक टर्मरिक लें, एक हल्दी का नाम समझो लें, तो टर्मरिक के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कर्क्यूमिन होता है। वो कर्क्यूमिन की वजह से, उसके मात्रा की वजह से एक मेडिसिन का काम करता है। अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा मेडिसिनल होगा, और कम है तो कम मेडिसिनल होगा। लेकिन यही चीज अगर सेम कर्क्यूमिन लेवल की चीज अगर फॉरेस्ट में उगाई जाए और एक नॉर्मल खेत में या एक ऑर्गेनिक खेत में भी उगाई जाए, उसके भी इफेक्ट का बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं आज की तारीख में, जो भी हम खा रहे हैं घर में, वो उसकी जो न्यूट्रिशन की मात्रा ही कम हो गई है, क्योंकि वो ठीक तरीके से उगाया ही नहीं गया। नेक्स्ट, कैन वी गो नेक्स्ट? या सो दीज आर, ये सब ग्राफ्स हैं थोड़े से जो बताए जा रहे हैं कि जब नाइट्रेट का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, किसकी वजह से? हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी वजह से। तो क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। और ऑर्गेनिक और जो कन्वेंशनल वेजिटेबल्स हैं यानी कि रासायनिक हैं, उसके बीच में कितना अंतर है इसके कारण। नेक्स्ट, लेट्स गो। ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है अभी, फर्टिलाइजर की लॉबी और रासायनिक की लॉबी के, इसमें अभी बहुत रिसर्च जितना करना चाहिए उतना रिसर्च हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज विद इन इकोसिस्टम। अब हम बताएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट, या सो ये आप देखेंगे, ये हमने आपको दिखाया है कि हमारा एक हेल्थ कम्युनिटीज हमने क्रिएट किए हैं हर शहर के अंदर। और इस हेल्थ कम्युनिटीज के अंदर हम 4 चीजें की कोशिश करते हैं। एक, कोशिश करते हैं कि जहां वहां के पास के जितने भी नेचुरल फार्मर्स हैं, तो गुड़गांव में हम फार्मर्स मार्केट हमने काफी क्रिएट किए हैं, और जगह जगह में हर शहर के साथ में ये फार्मर्स मार्केट का अभियान चल रहा है। उसमें हम लोग जो वहां के शहर के पास के फार्मर्स हैं, उनको हम लोग साथ में जोड़ते हैं शहर के साथ। तो कई बार कॉलोनीज के साथ जोड़ते हैं, कई बार हम लोग ओपन मार्केट्स रखते हैं। बहुत तरीके के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। शायद हमने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने मोबाइल मार्केट क्रिएट की। यानी कि जो हरियाणा के गांव के जो जैविक या प्राकृतिक किसान थे, उनको हमने बहुत सारे कॉलोनीज पे लेके गए। यानी कि एक कॉलोनी, नॉर्मली क्या होता है, फार्मर्स मार्केट एक जगह हर संडे को होती है, हर सैटरडे को होती है। हमने इसको एक रोटेटिंग और मोबाइल मार्केट बना दिया, ताकि हम चाहते थे कि शहर के सारी कॉलोनीज को पता चले कि जैविक खाना और प्राकृतिक खाना क्या होता है और उसको खाने से क्या मिलता है। तो हमने इसको पूरे शहर के अलग अलग कॉलोनीज में रोटेट किया और लोगों को इसके साथ जोड़ा, इस अभियान के साथ। दूसरा, हमने वो जो B2B के बारे में आपने भूमिजा का बता ही दिया है कि जो चीज यहाँ नहीं मिल पाती उसको हम लोग किस तरह से सही और एक विश्वसनीय सेलर और फार्मर से कैसे लें अगले शहर से। जैसे हिमाचल का जो एप्पल है वो तो दिल्ली में उगता नहीं, तो उसको किस तरह से हम लोग उसकी सप्लाई चेन कैसे बनाएं, इस पे हमने बहुत काम किया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने एजुकेशन। तो हम समझते हैं कि बिना एजुकेशन के लोग जागरूक नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो एक अफवाह की तरह जागरूक होते हैं कि सोशल मीडिया में ये आ गया, चलो सब लोग चिया सीड खाते हैं, अरे सोशल मीडिया में फ्लैक्स सीड आ गया तो उसके बारे में, टर्मरिक पूरे पूरे दुनिया में फैल गया। तो ये हमारा तरीका नहीं है करने का। हम लोगों को बहुत ही साइंटिफिकली समझाते हैं। और आयुर्वेद के हमारे बहुत बड़े कोर्स हैं, आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग। उसमें हम लोग 10 सेशन का कोर्स लेते हैं। हमारे आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डॉक्टर झा, वो लेते हैं, उनको 3 पीढ़ी के आयुर्वेद हैं वो। और हम लोग एक एक चीज आयुर्वेद में क्या है, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ऋतुचर्या क्या है, आहार क्या होना चाहिए, किस तरह से आयुर्वेद में हर ये क्रिया जो बोलते हैं, किस तरह से डिजीज होती है, वो आयुर्वेद वे में हम सिखाते हैं। फिर हम उसी को एक मॉडर्न न्यूट्रिशन के वे से सिखाते हैं, जिसे फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं, कि क्यों ये होती है डिसऑर्डर और इसके लिए आपको न्यूट्रिशन से आप कैसे लड़ सकते हैं। तो ये काफी लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, इसमें जो लोग बहुत सीरियस हैं वो लोग ही आते हैं इस प्रोग्राम को लेके। पर इसके तहत हम छोटे छोटे वेबिनार्स भी करते रहते हैं। और लास्टली, हम लोगों को उत्साहते हैं कि आप भी अपनी छोटी बालकनी हो, अपना छोटा टेरेस हो, उसमें भी अपने लिए मेडिसिनल हर्ब्स उगाइए, थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाइए, ताकि आपको वो खाना मिले जो बिल्कुल आपके घर के पास है, घर के अंदर ही उग रहा है। नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट।
ये हमारे कुछ आप देखेंगे थोड़े फार्मर्स हैं, हमारी फार्मर्स मार्केट के थोड़े वो एग्जांपल्स हैं, और हमने विमेन्स हेल्थ के ऊपर काफी वेबिनार्स किए, अलग अलग प्लांट्स हर्ब्स के ऊपर हम लोगों ने वेबिनार किए। तो इस तरह से कुछ कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की, ताकि उनके अंदर एक जागरूकता बनी रहे और नया एक नया उत्साह पैदा हमेशा ही होते रहे। तो हमारे ग्रुप्स में अगर आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा से ही डिस्कशन चलती रहती है कि क्या खाना चाहिए, क्या ये अच्छा है, अच्छा तो ये क्या इस चीज तरीके से बनाना सही है, ये हर्ब के बारे में हमें थोड़ा समझाइए, अच्छा आयुर्वेद में इसके लिए क्या नुस्खा है। तो ये डिस्कशन हमारे कम्युनिटीज में, पूरे हर शहर में हमारी कोई 20 कम्युनिटीज हैं, अमेरिका में और दुबई में और सिंगापुर में भी हैं, और बाकी सब भारत के शहरों में हैं। नेक्स्ट। सो ये एक छोटा सा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एक सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह से फंक्शनल मेडिसिन और आयुर्वेद को लेके लोगों को तक ये एजुकेशन फैला रहे हैं। हमारा पर्पस नहीं है कि हम कंसल्टेशन दें, हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े रहें, आयुर्वेद का ज्ञान पाएं और योग का ज्ञान पाएं, फंक्शनल मेडिसिन का ज्ञान पाएं, और इस सब चीजों में ये सब करके उनके अंदर खुद ही बदलाव आने लग जाए। क्योंकि हम लोग लाखों में लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन एजुकेशन के जरिए हम लोग लोगों के अंदर सच में लाखों करोड़ों में हम लोग वो ला सकते हैं, एक चेंज ला सकते हैं। और इसमें तो मैं चाहूंगी डैरल जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप में से सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मिलके इसे काम करें तो जरूर दुनिया में ये जो एक पूरा बवाल आया हुआ है पैंडेमिक, तो उसका एक छोटा वो है, लेकिन कैंसर और बहुत इस तरह की बीमारियां जो हो रही हैं मैं समझती हूँ आयुर्वेद का जो मेन वो है उद्देश्य कि एक इंसान इतना हेल्दी रहे, राइट, इतना स्वस्थ रहे कि वो अपने फुल पोटेंशियल में पहुंच सके। और वो फुल पोटेंशियल हम लोग फिजिकल लेवल पे प्लान कर सोच सकते हैं, एक बोलते ना रिकग्निशन, या एक सामाजिक लेवल पे हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे भी सोच सकते हैं, यानी कि मोक्ष। अगर हमें इस जिंदगी में मोक्ष प्राप्त करना है या सक्सेसफुल होना है किसी भी स्तर पे, तो हमें स्वस्थ रहना तो बहुत ही जरूरी है। ये चीज हम लोग गुड़ गुड़ के सबके बीच अंदर डालते हैं, क्योंकि इसके बिना सच में एक जीवन को खुशी से और सक्सेसफुली जीना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट। अपने ड्रीम्स को पाना बहुत मुश्किल। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक कुछ लोग पूछ रहे हैं प्रोग्राम्स के बारे में। टेकिंग चार्ज ऑफ योर हेल्थ है हमारा प्रोग्राम। ये बहुत गहरा प्रोग्राम है और इसमें बहुत कोचिंग देते हैं हम लोगों को, ग्रुप लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। दूसरा है आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग। इसको हम लोगों ने यस आई विल ऑलवेज अनाउंस ऑन अ फेसबुक ग्रुप। हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें 32,000 लोग हैं, उसका नाम है लिविंग विदाउट मेडिसिन। आप प्लीज आके ज्वाइन करिए, आप में से कई लोग वहां से होंगे जरूर। आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग इज अभी लेवल 1 एंड लेवल 2 है, और अब हम उसको एडवांस लेवल तक भी लेके जाने वाले हैं। फिर हम अभी लॉन्च कर रहे हैं हेल्दी वेट एंड लाइफस्टाइल पे, जो बिल्कुल ही एजुकेटिव प्रोग्राम है। तो इसमें ये वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, इसमें हम लोगों को बहुत गहरा ज्ञान देना चाहते हैं। और फिर हमारा हेल्थ कोच का प्रोग्राम है, जिसमें हम हेल्थ कोचेस तैयार कर रहे हैं जो दुनिया भर में ये चेंज लाने के लिए सक्षम होंगे। नेक्स्ट। आपको ब्रीफली बताना चाह रही हूँ कि हमने नेचुरल फार्मिंग पे भी एजुकेशन शुरू की, जिसमें हम ये 6 पिलर्स के बारे में एजुकेशन देते हैं। उस पे सॉइल हेल्थ के बारे में, वाटर पे, फूड फॉरेस्ट पे, देसी बीज पे, बी कीपिंग पे और गौशाला। ये 6 हमारे पिलर्स हैं नेचुरल फार्मिंग के, जिसपे हमने एजुकेशन दिया है। नेक्स्ट। या सो इसको लेके मैं थोड़ा विराम देना चाहती हूँ। बेसिकली हमारे जो लिविंग विदाउट मेडिसिन में कुछ जो छोटे मोटे जो इनिशिएटिव्स हैं वो करते करते काफी अब बढ़ गए हैं। उसमें हम लोगों ने शिफ्ट्स जो लेके आए हैं वो ये है कि लो कार्ब डाइट, जैसे डैरल जी भी कह रहे थे कि हम लोग ग्रेन और बहुत ज्यादा लेते हैं, राइस और व्हीट बहुत ज्यादा लेते हैं, इसके बदले में हम लोग क्या सब्जियां ले सकते हैं, ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं ज्यादा, ये बहुत जरूरी है। पर वो फ्रूट और सब्जी वाकई जैविक या प्राकृतिक होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर के जो पेस्टिसाइड हैं वो बहुत नुकसानदायक हैं।
दूसरा, रिफाइंड ऑयल से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में कैसे आना, और जो रेशियो रखना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी लेना मतलब नहीं कि जितना भी चाहो ले लो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी कि जो हमारे यहाँ का वो है, मस्टर्ड ऑयल है, हमारा ग्राउंडनट ऑयल है, हमारा कोकोनट ऑयल है, हमारा तिल का तेल यानी सेसमी ऑयल है। ये 4 हमारे लोकल ऑयल हैं। ऑलिव ऑयल हमारे लिए ठीक नहीं है। ये 4 ऑयल हमारे देश के ऑयल हैं। तो इनको लेना, लेकिन थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत जरूरी है हमारे बदन में रखना, नहीं तो वही प्रॉब्लम जो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का हो जाता है। ग्रेन्स में मिलेट्स, बार्ले, बकवीट, इस तरह के, अमरंथ का आटा, ये सब आटे बहुत जरूरी है। फिर पॉलिश राइस टू ट्रेडिशनल सेमी पॉलिश्ड एंड पॉलिश्ड, हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा राइस वैरायटीज हैं। 1 लाख से ज्यादा राइस वैरायटीज हैं, और हम लोग खाते क्या हैं? सेम बासमती राइस या 1 या 2 और राइस सुबह शाम खाते हैं। हर राइस के अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें चाहिए कि अपने लोकल एरिया के एटलीस्ट 5 से 10 राइस को ट्राई जरूर करें। मेरे घर में खुद मैंने लास्ट 3 साल में कोई 35 to 40 वैरायटीज ऑफ राइस खाए हैं, बाकी सारे देश भर के। सो ये सब है, और हर राइस का इतना अच्छा, काला नमक राइस जैसे डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका लो जीआई है। नवारा राइस जो केरला का आता है बहुत ही गुणकारी है। इनमें कई राइस का बहुत अलग अलग गुण हैं, कभी इस पे सेशन किया जाएगा तो बताएंगे। उसी तरह वीट, जो हमारी वीट जो हम लोग कहते हैं वो तो हमारे देश की है भी नहीं, लेकिन खापली, पैगंबरी, सोना मोती, ब्लैक वीट, ये सब हमारी ओरिजिनल वीट्स हैं जिसके अंदर बहुत ताकत है, और ये डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं और डेरिल जी फर्क करते हैं। मैं A2 देसी बिलोना घी पे बहुत फोकस करती हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सच में एक मैं डेयरी में नहीं ज्यादा मानती हूँ, दूध वूध पीने में या दही में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दही तो हमारे आयुर्वेद में भी लिखी है कि अभिसंधि है। लेकिन ऐसा देसी घी खाना चाहिए जो तुम्हें पता है तुम्हारे पास के गौशाला का है, जहां पर गाय को बहुत प्यार से रखा जाता है, जहां उसको बहुत इज्जत दी जाती है। ऐसे वाला घी खाना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स, कोई भी बिना सीजन की वेजिटेबल फ्रूट खाना, ये हमारे लिए हानिकारक है। शुगर टू जैगरी एंड पाम जैगरी, शुगर छोड़ के जैगरी और पाम जैगरी में बहुत गुण है। यूज ऑफ सीड्स, नट्स एंड स्पाइसेस। सुपर फूड्स लाइक मोरिंगा, मोरिंगा सहजन जिसे बोलते हैं, उसमें इतने गुण हैं, बोलते हैं कि ऑलमोस्ट सारे हमारे बॉडी के जितने अमीनो एसिड्स हैं उसके ऑलमोस्ट उतने ही अमीनो एसिड्स मोरिंगा में होते हैं। तो अगर किसी को सच में स्वस्थ रहना है तो थोड़े एक मोरिंगा का पेड़ अपने घर के पास उगाइए, और उससे पत्ते निकाल के आप उसको अपनी दाल में डालिए, अपनी कढ़ी में डालिए, अपनी चटनी बनाइए, और वो हर रोज लेना चाहिए। मुझे लगता है हमारे देश के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारी महिलाओं के हैं, हमारे बच्चों के हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे अगर मोरिंगा और कड़ी पत्ता, ये 2 चीज हम लोग हमारे घर में हर रोज खाने लग जाएंगे। और ये साथ में ही घर में उगा सकते हैं, तो इसमें कोई खरीदने की भी जरूरत नहीं है। Foods for specific NCDs and targeted foods like avocados, jackfruit, ash gourd, ये सब हमारे खाने में आना चाहिए, और हमारे ग्रुप में बहुत लोग इस चीज पे फोकस करते हैं। रॉ फूड्स एंड जूसेस पर इसको ऋतुचर्या को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए खाना चाहिए। एंड लास्टली, नेचुरल रेडी टू कुक प्रेजर्वेटिव फ्री मिक्सेस, ऐसा कुछ मिक्स होने चाहिए जो बिल्कुल, जिसमें प्रेजर्वेटिव बिल्कुल ना हो, जिसमें एडिटिव्स बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट। तो ये इन सब चीजों को लेके हम जो फूड ट्रेनर्स हैं, यानी कि देश भर में जो महिलाएं हैं और आदमी लोग भी हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैविक को लेके, नए नए फूड्स को लेके। आज मैं हिमाचल में जिसके घर पे से बात कर रही हूँ, वो लेडी हिमाचल के 3 ऐसे चीजों को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। क्या है? नंबर 1, रिवाइव कर रही है काला मटर होता है हिमाचल का, जो मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। दूसरा, यहाँ का जो जौ है, जैसे बारले बोलते हैं, बारले सत्तू यहाँ का बहुत बढ़िया होता है। और तीसरा, यहाँ के जो स्पेशल टाइप की रेड राइस होती है जो बहुत गुणदायक होती है। ये तीनों को वो रिवाइव करने के लिए यहाँ पर काम कर रही हैं। और चौथी एक चीज है जिसे सुपर फूड आज माना जाता है, उसका नाम है सी बकथॉर्न। वो जंगलों में होता है, और उसका जो बोलते हैं विटामिन सी लेवल सबसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा हाई उसमें ही होता होगा। मैं तो बोलती हूँ आंवला खाइए, आंवला से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं है। नेक्स्ट।
हाँ, सो ये ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं कि देश दुनिया भर में अब ये चेंज आने लग गया है, एक पूरी लहर आ गई है हेल्थ को लेके। कोविड ने एक अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम ये किया है, लोगों को अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा सा और उकसाया है। गलत तरीके से भी थोड़ा उकसाया है, क्योंकि लोग टर्मरिक के ऊपर टर्मरिक हर रोज लेते रहते हैं काढ़ा में, वो सही तरीका नहीं है। आयुर्वेद को समझो, ज्ञान को गहराई से समझो, उसकी मेडिसिनल वैल्यू समझो, कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। पर दुनिया भर में अब बहुत चेंज आ रहा है, लोग प्लांट बेस्ड डाइट्स में जा रहे हैं, एंशिएंट थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं, लोगों को गांव में जाने का ज्यादा शौक हो गया है। तो ये सब चीजें बहुत नेक्स्ट वी विल जस्ट एंड विद दैट। तो सुपर फूड्स, ये भी डैरल जी ने बताया कि आज ही हम आजकल में ही एक प्रोफेसर रामदास हैं, उनका रिसर्च आया कि जो हम लोग फर्मेंटेड राइस वाटर गांव गांव में लेते हैं, साउथ में, उड़ीसा में, जगह जगह में, ये उड़ीसा के ही हैं, जो ये फर्मेंटेड राइस वाटर लेते हैं, ये सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है और बहुत ही गुणकारी है। B12 भी इसमें होता है, आयरन भी इसके अंदर होता है। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल पेन के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, वो अगर ये पीने लग जाए उनको बहुत फायदा होगा। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू एंड विद। जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड हमें सबको मिलके क्या करना है, ट्रेडिशनल फूड्स को सामने लाना है, एंशिएंट ईटिंग कल्चर्स को सामने लाना है, फूड माइल्स को कम करना है, हर्ब्स और मेडिसिनल ट्रीज एंड फूड फॉरेस्ट हर जगह उगाने हैं, आयुर्वेद और सिद्ध को वापस लेके आना है, और जगह जगह में, शहर हो या गांव हो, वहां पर फॉरेस्ट उगाना बहुत ही अनिवार्य है, वो भी देसी बीज के साथ। थैंक यू सो मच। Sorry, I took too much time maybe. थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दवाइयों के बिना एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए इस पे चर्चा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने आपकी बात अगर ध्यान से सुनी हो तो उनके तमाम सारे सवालों का जवाब तो डैरिल जी की और आपके प्रेजेंटेशन में मिल गए होंगे। और फिर भी मैं, चूंकि सवाल आए हैं और मैं चाहता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स के सवालों का जवाब मिल जाए, तो डैरिल, मैं पहले आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए और गौरी जी के लिए कॉमन हैं, जिनमें लोगों ने अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मांगा है। जैसे थायराइड है, शुगर है, वेट लॉस है, और eczema and bronchitis and peripheral naturopathy, लो बीपी, हाई बीपी, इस तरह की तमाम सारी चीज़ों के सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें से काफ़ी चीज़ों के जवाब तो आपके और गौरी जी के प्रेजेंटेशन में निकल के आए हैं, और हम उनके बारे में थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो जनरल सवाल हैं जो आपसे संबंधित हैं, डैरिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी। What is a good diet plan for students for the improvement of vision? आजकल बच्चे चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ एवरी एज, तो अपनी आई साइट को बचाए रखने के लिए क्या कोई खास डाइट प्लान होना चाहिए? जी, रतनमणि जी, फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि जो हमें पहला नहीं करना चाहिए, तो मेरे बुक में डिटेल्स दिया हुआ है, जिससे ये समझ में आता है, क्योंकि मेरे एक स्लाइड पे था कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से वो कैटरेक्ट और ग्लोकोमा भी होता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा। तो वो अगर हम निकालें हमारे डाइट से तो आइस के लिए अच्छा होगा। फिर लोग तो जानते ही हैं कि कैरेट्स मतलब गाजर खाने से या गाजर के जूस से आंखों को बेनिफिट होगा। फिर मैं और 2 चीज़ बताऊँगा। एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर जो है, वो जो सब स्ट्रेस होता है आपके आइस को, उसको हील कर सकता है। मेरे बुक में एक्यूप्रेशर के आइस के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे है, यहाँ यहाँ ये पूरा, और इसको ऐसा दबा सकते हैं हम हमारे इंडेक्स फिंगर से या ये थंब से या इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, सभी साइड। यहाँ पे हड्डी है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दबाना नहीं है, लेकिन साइड में तो दोनों यहाँ पे ये फिंगर्स, दोनों हाथ के और पैर के भी आप दबा सकते हैं फॉर हीलिंग ऑफ द आईज। अभी एक जो परमानेंट प्रॉब्लम अभी चल रहा है ये मॉडर्न ज़माने में, जिसके वजह से चश्मा आता है,
ओके। अभी वो हमारे जो आई के मसल्स है, अलग ग्रुप मसल्स है, कुछ ऐसे खींचते हैं, कुछ ऐसे, मतलब वो पूरा लेंस को जो बेंड करता है, ठीक है, वो कम क्यों हो जाते हैं? हम अभी मॉडर्न लाइफ में शायद 6 घंटा या 8 घंटा हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, नहीं तो टीवी के सामने बैठते हैं, और उसमें क्या होता है, फिक्स्ड फोकस होता है, सिर्फ हमारे ये मसल्स चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमारा फोकस जो है बाहर और जो दूर और पास का जो फोकस है, वो जो है एक्सरसाइज नहीं हो पाते हैं वो मसल्स। तो उसकी वजह से हमें एक चीज करना है बाय हैबिट, हर 15 मिनट या ऐसे कंप्यूटर्स के में बैठने के टाइम पे हमको थोड़ा दूर दिखना चाहिए, ठीक है, दूर आप देखिए, फिर पास, यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा आप वो मसल्स को भी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर मैं तो अभी आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं शायद 8 या 9 घंटा मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ। तो उतने घंटे के लिए लॉन्ग और शॉर्ट साइड जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते हैं, तो वीक हो जाते हैं, इसलिए वो चश्मा लगता है। मेरे वेबसाइट पे एक ऐसा है, प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं या कहीं और से भी ले सकते हैं, पावर विजन गॉगल्स, जो कुछ ऐसे ग्लासेस है जिसमें प्लास्टिक ग्लासेस है जिसमें होल्स है। तो वो जब भी, क्योंकि मेरे आँख पे भी वही प्रॉब्लम हुआ था, 1.75 और 2 का नंबर लग चुका था, लेकिन मैंने कभी भी स्पेक्टिकल्स नहीं खरीदा, मैंने वो आई एक्सरसाइज किया, फिर ये सब बाकी जो एक्सरसाइजेस है और वो ग्लासेस में यूज करता था, तो मेरा विजन अभी नॉर्मल हो गया है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई एक्सरसाइजेस, एक्यूप्रेशर, और ये जो मैंने डाइट के बारे में बताया था। गौरी जी और भी उसमें Yeah. शायद। Will be happy to add. I think for kids, what you rightly said, amla, vitamin A, which is gajar और आंवला का जूस आप जरूर लीजिएगा। और दूसरा, हमारे आयुर्वेद में कई सारे नुस्खे हैं आइज को लेके। एक घृत होता है, स्पेशल घृत होता है, बच्चों के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो वो घृत लगाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो किसी भी आयुर्वेद के पास जाइए, या तो हमारे पास आना चाहते हैं तो हम कनेक्ट कर देंगे आपको। तो वो बकायदा उसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है आइज की, जिससे नंबर भी नहीं आता है, लेकिन ऑल्सो रिलैक्सेशन मिलती है। और तीसरी चीज मैं कहूंगी, कुछ कुछ मुद्रा है एक्सरसाइज बच्चे लोग आइज लेके, तो वो मुद्रा आप सीख सकते हैं। वो इजीली अवेलेबल है नेट के ऊपर, बहुत मुश्किल नहीं है। एक और चीज जो मेरे ध्यान में आ रही थी आंखों को लेके, घृत कहा, बाकी तो शायद डैरल जी ने सब बता दिया है। हाँ, ये मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत लोग शायद मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन गोमूत्र से कई चीजें बनती हैं जो आंखों के बचते हैं, जो उस पे काम कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आते हैं गोमूत्र के, उनसे आप कभी पूछिए। तो मैं खुद डालती हूँ एक स्पेशल, मेरे पास गोमूत्र का वो है, वो सही तरीके से लिया जाता है। तो मैं खुद उसको यूज करती हूँ और मेरे को बहुत आराम आता है जब मैं वो डालती हूँ। तो और त्रिफला त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला चूर्ण को भिगोना पानी में और उससे आंखों को रिंस करना, इससे भी बहुत आराम आता है आंखों को। ये कुछ कुछ जो मुझे ऐसे ऑफ द कफ पता है, और हम ये कोर्सेज करते रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। मेरा काम तो है तो हेल्थ कम्युनिटीज में। हाँ। जी गौरी जी, मैं और मुझे याद आया, जैसे आपने गोमूत्र के बारे में बात किया है, तो मेरे बुक में बिकम हेल्दी और एक्सटिंक्ट में एक चैप्टर है, ट्रीटमेंट फॉर इलनेसेस। वहाँ अच्छा। पे आप जाएंगे तो ट्रीटमेंट फॉर आईज एक थोड़ा सेक्शन है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे पूरा आई के टैपिंग के लिए, यहाँ पे और ऊपर, ओके। और ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे कि सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा, बिल्कुल। फर्स्ट या। थिंग इन द मॉर्निंग, आप यस, उसको अप्लाई कीजिए और सही 10 बोला। मिनट के लिए आप रेस्ट कीजिए। यस। सिर्फ मैं ये एक ही चीज बताऊंगा, किसका सलाइवा जो है हेल्दी है और किसका अनहेल्दी जो है। तो दो, जिनका जो जीभ है, मतलब पिंक कलर का नहीं होगा और ज्यादा व्हाइट कलर का है,
उसमें वो कोलिन ठीक नहीं है। होता है और उनको रोज सुबह वो टंग क्लीनर यूज करना है तो उसमें टॉक्सिन्स है, तो वो फर्स्ट सलाइवा आप यूज मत कीजिए। जो हाँ, तो अगर आपका टंग क्लियर है तो आपका सलाइवा भी हेल्दी होगा। और ये मैंने मेरे माँ जी का जो है कैटरेक्ट के लिए यूज किया था। उनका कैटरेक्ट डायग्नोज हो गया था और डॉक्टर ने उनको बताया था कि आप 2 महीने के बाद आइए, मैं आपको ऑपरेशन का डेट दूंगा। तभी माँ जी मेरे पास आई और तभी वो उनका जो एज था वो 70 इयर्स था। तो मैंने उनको जो मेरा ट्रीटमेंट है बुक में आप ये प्रेशर पॉइंट्स यूज कीजिए, फिर ये यूज कीजिए और वो सलाइवा यूज कीजिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया कुछ महीनों के लिए और उनका जो कैटरेक्ट का ये था वो रिवर्स हो गया। मतलब पूरा वाओ! 100% नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया कि उनका जो है उनका असिस्टेंट भी रहता है, तो वो मशीन पे गया, बोल रहा है कि नहीं ये सेम पेशेंट नहीं है क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है। तो डॉक्टर भी उस पे बैठा मशीन पे और वो भी चकमा गया कि ये क्या हो गया है? सही लेकिन बात है। ये जो ब्यूटीफुल, कैटरेक्ट है, लेकिन फाइनली ब्यूटीफुल। डेट आया था कैटरेक्ट का, लेकिन 5 साल के बाद, ठीक है? और उस 5 साल के दौरान मेरे माँ जी के जो 3 बहनें हैं, उनका सबका कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, उस 5 साल के अंदर। उनसे जूनियर लेकिन उनका नहीं हुआ। तो ये हाँ, तो ये ट्रीटमेंट अमेजिंग, काफ़ी अच्छा अमेजिंग। है, आप बुक में देख लीजिए। इवन फॉर कंजंक्टिवाइटिस बिकॉज़ बच्चों को आता है बारिशों में ना, तो वो ये जो आई हैव यूज्ड दिस व्हाट यू आर टेलिंग मी द फॉर्मूला, आई हैव यूज्ड इट फॉर कंजंक्टिवाइटिस एंड आल्सो द फर्स्ट यूरिन ऑफ द मॉर्निंग, Daryl, यस। you can also apply that. That's also very powerful. हाँ, So काफ़ी बहुत जब भी मैं टीनेज में मेरे टीन्स 20 प्लस चल रहा था, तभी कुछ बॉइलिंग वाटर मेरे बदन पे गिर गया था। तो मेरे नेबर जो है वो इंडियन थे लेकिन कनाडा में रहते थे और वो वेकेशन पे थे। तो उन्होंने बताया कि आप ये यूरिन थेरेपी यूज़ करो। आप यूरिन पियो, अपने पूरे चेस्ट में वो सब यूरिन अप्लाई कीजिए डेली। तो उसका बहुत मुझे हीलिंग एक्सपीरियंस मिला। One more question for Daryl. एक साहब ने पूछा है कि I had been on raw diet for 2 years, but still I have developed cancer. So what can we do now? Or what kind of dietary changes to be done to fight cancer? कैंसर से रिलेटेड ये 2 सवाल हैं डेरिल आपके लिए। जी, तो कैंसर का कुछ डिटेल आप मेरे बुक में पढ़िए, एक चैप्टर है वहाँ पे कैंसर के बारे में। तो उसमें ये बताया गया है, उसका डिटेल दिया गया है कि तेरा 3 टाइप के कैंसर होते हैं जिनका सोर्स है, ठीक है? कैंसर तो बॉडी में कहीं कहीं पे भी लगता है, लेकिन उनके 3 तरह के सोर्सेज़ होते हैं। एक सोर्स होता है जो जिसको मैंने बताया है कि एनर्जी कैंसर, दूसरा है टॉक्सिक सब्सटेंस कैंसर और तीसरा है पैरासिटिक कैंसर। तो जो आप लोग काफ़ी जानते हैं रॉ डाइट, गर्सन थेरेपी के बारे में, ठीक है? लेकिन किसी को ऐसा कैंसर हो सकता है जिसमें एनर्जी कैंसर मतलब स्ट्रॉन्ग हार्श इमोशंस या ज़्यादा ईएमएफ या ये जो अभी पूरा 5G का चल रहा है, लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है। काफ़ी लोग अचानक से गोवा में भी मुझे अभी 4 महीने से कुछ आय का मतलब डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है, तो आजकल लोग मेरे पास आ रहे हैं सब आई प्रॉब्लम्स के साथ, मुझे आई ड्रॉप्स दीजिए, ठीक है? तो जो एनर्जी ईएमएफ्स और हार्श इमोशंस का जो है, वो आप सब स्ट्रेस आप रिज़ॉल्व कीजिए और जो ईएमएफ्स है आजू-बाजू में वाई-फाई उसको कम कीजिए। तो वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है, आप अपने डाइट जो मैंने बताया था प्रोसेस्ड फूड्स और टॉक्सिक फूड और टॉक्सिक बॉडी प्रोडक्ट्स, ठीक है? बॉडी प्रोडक्ट्स, क्रीम, लोशन, हेयर ऑयल जिसमें केमिकल्स है, उसको सब निकालिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स अभी काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में और फिर टॉक्सिक डिटर्जेंट्स स्पेशली महिलाओं के लिए जो बर्तन धोते हैं, जो घर के मतलब पोछा भी मारते हैं, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आप निकालिए। और जो लास्ट है वो पैरासिटिक कैंसर्स है मतलब पैरासाइट्स हर तरह के होते हैं। कुछ पैरासाइट्स मतलब ये जो नीम के पत्ते हैं या गार्लिक
या अनियंस खाने से कुछ पैरासाइट्स निकल जाते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी तंदुरुस्त जो स्ट्रॉन्ग पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो डैमेज करते हैं। फ्लैश ईटिंग पैरासाइट्स होते हैं कुछ। तो आप ये सब वो कैंसर चैप्टर आप पढ़िए और उसमें ये सब चीज़ कैसे डिटॉक्स होते हैं उसके अंदर जाइए तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो सिर्फ रॉ डाइट तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ रॉ डाइट से ये जो है पैरासिटिक कैंसर वो ठीक से क्योर नहीं होता है। उस रॉ डाइट से ये सब्सटेंस कैंसर और डिटॉक्स वो निकल सकता है और आपके इमोशंस, मेडिटेशन, योगा से इमोशन और एनर्जी बॉडी क्लीन हो सकता है। तो कैंसर के लिए थोड़ा वो डिटेल पढ़िए। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने गौरी जी के लिए स्पेशल सवाल पूछा है कि महिलाएं अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। मुझे लगता है ये सवाल का जवाब गौरी जी ही दें तो बेहतर होगा। महिलाएं अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें? गौरी जी, कैन यू हियर मी? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना कि सिर्फ महिलाओं को गुस्सा आता है, सबसे पहले ये सवाल वही शायद क्वेश्चनेबल है। ये दोनों के लिए लागू है कि महिलाओं या पुरुष अगर उनको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसका मतलब कि वो हाई पित्ता हैं, उनका नेचर हाई पित्त है, That's right. राइट? और हाई पित्त अगर नेचर है तो उन्हें एक तरीके का खाना चाहिए। सो सबसे पहले तो हाई पित्त खाना कौन सा होता है जिसमें तुम्हारे अंदर तो जिसमें स्पाइस ज्यादा है या गरम ज्यादा है या सावर ज्यादा है। तो सावर, गरम और स्पाइसी ये तीनों पित्त इंक्रीज करता है। जब पित्त इंक्रीज होता है तो गुस्सा आने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। दूसरा ऑफ कोर्स यही है कि शांत रहने का तो सबसे बेस्ट नुस्खा है कि प्राणायाम ध्यान करें। योग प्राणायाम ध्यान किसी को भी गुस्सा आता हो तो अगर वो योग प्राणायाम ध्यान करेंगे तो उनके अंदर शांति ज्यादा की ज्यादा होगी। अगर ज्यादा स्ट्रेस, तो पित्त के लोगों को क्या होता है कि स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी वो एंग्शियस हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज सही ढंग से हो और अपने तरीके से हो। उनके अंदर एक परफेक्शनिस्ट की भावना बहुत ज्यादा होती है, ड्राइव बहुत ज्यादा होती है। अगर इस तरह की पर्सनालिटी है तो उसको शांत करने के लिए इस पर्सनालिटी को एक तो खाने को तो डेफिनेटली फोकस करें, साथ में योग ध्यान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये दो है। तीसरी चीज जो एक फंक्शनल मेडिसिन या फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक फंक्शनल मेडिसिन का अप्रोच लूं तो उसमें गुस्सा आने का कारण होता है कि डोपामीन तुम्हारा बहुत ज्यादा के कम है और दूसरा कि मैग्नीशियम आपके अंदर कम है। तो उसमें आप जैसे डार्क चॉकलेट है, ये मतलब मैं इन जनरल बोल रही हूँ, पंपकिन सीड्स है, ब्राजील नट्स है, चिया सीड्स हैं, ब्रोकली है, स्वीट पोटैटो है, गार्लिक, ये सब के अंदर ये खाने से थोड़ा सा आदमी इंसान शांत हो सकता है। मैग्नीशियम रिच फूड्स में स्पिनच है, आमंड्स है, कैश्यूज है, पीनट्स है, डार्क चॉकलेट है, और ये सब चीजों से भी, फिग्स हुआ, बनाना हुआ, ये सब जो फूड्स हैं इसमें मैग्नीशियम तुम्हारा इंक्रीज होगा तो उससे भी थोड़ी शांतपन आएगा। तो मैंने आपको दोनों, एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव दे दिया है और एक फंक्शनल मेडिसिन पर्सपेक्टिव भी दे दिया। गौरी जी, बस आपके लिए अंतिम सवाल एक है, फिर मैं डेरिल से भी अंतिम सवाल पूछूंगा। एक पार्टिसिपेंट ने गौरी जी से पूछा है कि क्या नॉन वेजिटेरियन और डेयरी प्रोडक्ट्स को खाना बंद करके डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? और सिर्फ नॉन वेज नहीं खाने से और डेयरी नहीं खाने से डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा। और डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए एक तो मूल कारण समझो कि वो डायबिटीज हुआ किस लिए है। सबसे पहले तो लोग समझते हैं कि वो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर हाई हो गया इसलिए डायबिटीज है। लोगों को अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करना चाहिए वो अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक करना चाहिए, वो मूल कारण होता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस में कंटिन्यूसली रहते हैं, आप कुछ भी बंद कर दीजिए, फूड, न्यूट्रिशन सबसे अच्छा कर लीजिए, अगर आप अपना स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे तो मुश्किल है इसका डायबिटीज को रिवर्स करना।
दूसरा चीज जो डायबिटीज के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, खैर लोग बोलते हैं सिनेमन और मेथी का दाना, ये दोनों चीजें बहुत हेल्प करती हैं। सिनेमन में खास करके एक तत्व होता है जो डायबिटीज या ब्लड शुगर को हेल्प करता है। नेचुरल रेमेडीज बहुत सारी हैं, पर वो कंप्लीट रिवर्सल नहीं, वो आपको आराम दे सकती हैं, जैसे जामुन हुआ, करेला हुआ, ये सब चीजें आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं। मेन चीज डायबिटीज में है लाइफस्टाइल चेंज। सो डेयरी डेफिनेटली उस पार्ट में आता है। डेयरी डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जो डायबिटीज के आज के तारीख में बहुत बड़े माने जाते हैं, वो भी बिल्कुल मना करते हैं कि डेयरी नहीं लेना चाहिए डायबिटीज के लिए। लेकिन इसमें पूरा लाइफस्टाइल चेंज, तुम्हारा फिजिकल एक्सरसाइज, तुम्हारा सोच, और तुम जो जैसे ग्रेन्स, बहुत ज्यादा कार्ब वाला खाना खाना, हाई शुगर खाना खाना, ये सब चीजों को, ग्लूटेन का कम करना बहुत जरूरी है। जो हम लोग आटा बहुत ज्यादा खाते हैं, गेहूं, उसमें ग्लूटेन होता है, और भी चीजों में ग्लूटेन होता है। तो वो जो भी कार्ब्स हैं वो डायबिटीज को बढ़ाती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, और साथ साथ में जो हमारे ग्लूटेन वाला जो खाना हम खाते हैं, बहुत ज्यादा पैमाने में खाते हैं, इससे अच्छा है सब्जियां खाएं, बॉइल्ड सब्जियां खाएं, जूसेस लें, फ्रूट्स मॉडरेट तरीके लेवल तक लें, क्योंकि फ्रूट्स में भी जब बहुत हाई फ्रुक्टोज फूड होता है, हाई शुगर फूड होता है, वो भी ठीक नहीं है। ये सब कुछ कुछ काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, लेकिन डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकता है अगर हम फॉलो हमारी जो कोर्स है, जो टेकिंग चार्ज ऑफ योर हेल्थ में, बहुत लोग आते हैं जिनको थायराइड है, डायबिटीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। हम एक एक को अलग से ट्रीट नहीं करते, वो उनका ग्रुप कोचिंग करते हैं, और ऑलमोस्ट सब लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज चला जाता है। उनको सिखाया जाता है कि भाई आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका डायबिटीज जाना ही जाना है। कोई वो नहीं है कि आपको जिंदगी भर इंसुलिन के दवाइयां लेनी है, या आपको अपने लिए एक डिपेंडेंट बन जाना है मेडिकेशन पे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फॉर डेरिल। डेरिल जी, एक हमारे पार्टिसिपेंट ने सवाल किया है कि शहरों में रहने वाले लोग प्रदूषित फल या सब्जी के प्रयोग से कैसे बच सकते हैं? उनको लगता है कि जो सब्जी और फल वो शहरों में खा रहे हैं वो पोल्यूटेड है या केमिकली ट्रीटेड है, उसमें केमिकल ज्यादा हैं, तो उससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? मुझे लगता है शहर में रहने वाले सभी लोगों को के दिमाग में ये ख्याल आता है, तो उसका जवाब आपसे मिल जाए। जी, अभी जो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं उनके ऊपर, और जो जिस जमीन पे वो उगाए जाते हैं, तो इनके केमिकल्स मतलब उनके अंदर जाते हैं। तो ये अंदर वाले केमिकल्स को हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो उनके ऊपर जो केमिकल्स है वो हाईली अल्कलाइन वाटर उससे निकाला जा सकता है, या ओजोन वाटर। ठीक है, तो ओजोन का छोटा सा मशीन भी मिलता है, कुछ 4,000-5,000 रुपए में। वहाँ से ओजोन गैस जो है निकलता है, उसको पानी में डाल सकते हैं और वो सब्जी को उसमें सोक कर सकते हैं। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि ठीक है, सिटी में आप पता कीजिए। एक तो ट्रिक है जो है कि आप वहाँ से लीजिए जो छोटे वेंडर्स हैं, और अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे तो कुछ उनमें जो है उनके खुद के खेत हैं, उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ऐसा आप कुछ लोग अगर अगर जान सकते हो, उनके दोस्त होने के नाते उनके यहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे मार्केट के यहाँ कुछ 2-3 लोग हैं जो लोकल है और जो समझते हैं। आप भी उनसे बात कर सकते हैं। जो ज़्यादा कमर्शियल वाले हैं तो उनका कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो भी बड़ी मंडी से मिलता है वो सब लाके आपको देंगे। तो आप ये छोटे फार्मर्स के पास जाइए, उनको भी थोड़ा बताइए, उनके सेहत के लिए, आपके सेहत के लिए, और उनको ऐसे बताइए कि हम रेगुलर आपसे लेंगे, लेकिन आप अगर उसमें यूरिया नहीं डालेंगे। ठीक है? एक वो काम कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गौरी जी, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं? इस चीज के बारे में
ये जो सिटी में जो केमिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं लोगों को, हाँ जी। उससे वो कैसे बचाएं या शहर के कुछ। लोगों को जो केमिकली ट्रीटेड और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में पैदा किए हुए फल और सब्जी खाने को मिलते हैं, उसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? तो बस वो बेसिकली तो यही है कि केमिकल खाना नहीं चाहिए। हमारे इतने शहर में इतने सारे अब गाँव में पास-पास फार्मर्स हैं, उनको प्रोत्साहन करो कि वो आपके लिए उगाएँ। और हमने तो पूरे शहर में हमने इस तरह से किया है कि कॉलोनी-कॉलोनी में उन उन फार्मर्स को भेजा है, डायरेक्टली बिना किसी मिडल पर्सन के। हम उनको भेजते हैं, हर संडे भेजते हैं कि तुम जाके वहाँ पर केमिकल फ्री तो वो ही एक तरीका है। और ये बाकी के जो डायरल अभी वो आईटीसी ने एक नया निकाल दिया है वॉश करने के लिए वेजिटेबल्स, आपने बोला ओज़ोन, ये सब ठीक है चीज़ें। लेकिन सच में हमें सही तरीका तो यही है कि हम अपने किसानों को प्रोत्साहन दें कि वो उगाएँ केमिकल फ्री। और प्रोत्साहन तभी होगा जैसे हम जैसे कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। जैसे गुड़गाँव में हम लोगों ने ना जैसे 500 1000 लोगों की कम्युनिटीज़ बना दी हैं, राइट? तो अब उनको पता है कि हमारे पास खरीदने वाले लोग होंगे, तो हम लोग ये मेहनत करें क्योंकि मेहनत लगती है। जैविक को खड़ा करने के लिए डेरिल जी उगाते हैं, उनको पता है कितनी मेहनत लगती है उसको, राइट? तो वो राइट। जो मेहनत लगती है, वो किसान चाहता है कि भई मुझे मेहनत का तो कुछ मिलना चाहिए वापस। तो हम उनको जोड़ते हैं, हम उनके लिए मार्केट्स क्रिएट करते हैं। हम उनको बोलते हैं आप हमें अच्छा खाना खिलाओ, हम आपके साथ लोगों को जोड़ेंगे। बहुत मेहनत करके हम लोग उनको साथ लोगों को जोड़ते हैं, उनको सिखाते हैं हमारे कम्युनिटी के थ्रू। तो इसका तरीका यही है, कम्युनिटी बनाओ, लोगों से बात करो, उनको बोलो चलो हम लोग मिलके जैविक खाते हैं। और फिर ये कुछ फार्मर्स हैं हमें हर रोज़ हर संडे को आके जो-जो उगाएँगे, फिर हम उनको बताएँगे कि आप हमारे लिए ये उगाया करें। तो फिर वो हमारे मुताबिक उगाएँगे और सच में हमने ये वाला माहौल क्रिएट कर लिया है। अब तो शायद काफ़ी सारे शहरों में ये हो गया है, ऐसा नहीं है कि 1-2 शहर में है। तो आप भी उस अभियान के साथ जुड़िए, आप भी अपने ग्रुप को बनाइए, साथ में कम्युनिटी बनाइए और आप भी ऐसे फार्मर्स के साथ जुड़िए। तो तभी जाके एक बहुत बड़ा जो जैसे कीर्ति जी और रतन मणि जी और आकाश चौरसिया जी जो काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, कि लोगों तक ये बात पहुँचे और फिर सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएँ। तभी जाके एक बहुत बड़ा एक स्तर पे बने। पर्यावरण जो इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे पानी को इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे बच्चों तक इसका अब असर पड़ रहा है। घर-घर के गाँव में मेरे पास जो फार्मर लेके आता है उसका नाम विष्णु है। वो मुझे बोलता है कि वो महेंद्रगढ़ गाँव का रहने वाला है। बोलते हैं वहाँ घर-घर में कैंसर है। गाँव वालों के पास भी कैंसर है। अर्बन सिटीज़ मेरे घर में 5 लोग कैंसर से मरे हैं। मैंने नागपुर में जाके एक टॉक दिया। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, कोई 500 लोग बैठे थे। मैंने उनसे बोला आपके किस घर में कौन-सा एक घर है जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली में कैंसर नहीं हुआ है? किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ कि भई ऐसा एक घर नहीं है जिसके अंदर कैंसर नहीं हुआ। तो गाँव आप में भी हो रहा है। पहले तो मुझे लगता था जो गाँव वाले ना अपने लिए अच्छा खाते हैं और बाकी लोगों को खिलाते हैं। अब तो पता चल रहा है कि गाँव वालों में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वही पानी पीते हैं वो और वहीं वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो उनके ऊपर भी जाता है, उनके अंदर जाता है, उनके सब। और ये बहुत बहुत सच्ची में एक मैं तो बोलती हूँ गाँव-गाँव में फूड फॉरेस्ट उगाने चाहिए। कार्बन सिंक हमारा इतना बुरा हालत क्लाइमेट चेंज के लिए इतना ज़बरदस्त ज़रूरी है फॉरेस्ट को उगाना और फ्रूट्स उसपे फ्रूट्स उगेंगे। मेडिसिनल ट्री वो खाइए ना आप, तो कभी बीमारी नहीं होएगी। फॉरेस्ट के अंदर आपने अगर हल्दी खा ली या वहाँ का अदरक खा लिया या वहाँ का कोई भी चीज़ खा ली, आपको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। हम लोग केवल एक सवाल और लेंगे आप दोनों के लिए ही, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ये जानना चाहते हैं। किसी सज्जन ने पूछा है कि माय वाइफ ऑफ 56 इयर्स, उनको हथेली और तलवे में सोरियासिस है पिछले 8-10 सालों से, उनको क्या करना चाहिए? हथेली और तलवे में सोरियासिस है पिछले 8-10 सालों से। एंड दिस इज एब्सोल्युटली द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है इसका जवाब दे दीजिए। मैंने ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि जो सोरियासिस और एक्जिमा होता है, वो टॉक्सिन्स आते हैं स्किन पे, जो टॉक्सिन्स ब्लड में होता है। और वो टॉक्सिन्स ब्लड में कैसे आते हैं, जो आपका जो माइक्रोब्स है, जो गट बैक्टीरिया है, जो उनका कंपोजिशन गलत हो जाता है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से, तो जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं।
जो अनहेल्दी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है गट में, और वो जो खाते हैं तो उनका टॉक्सिन्स जो है ब्लड स्ट्रीम में आके ये सब हमारे स्वेट जो है पसीना की वजह से, जहाँ पे पसीना आता है उंगली में, जॉइंट में, वहाँ पे ये सब होता है। तो पहले चीज जो है आपको प्रोबायोटिक फूड्स ज़्यादा लेना है, और अगर आप ये जो शक्कर का चीज़ है, कोक मिरिंडा पिएंगे, ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स खाएंगे, तो उनको जल्दी एनर्जी मिलता है। आप ये देखेंगे, अगर आप ज़्यादा शक्कर खाओगे तो सोरियासिस एक्जिमा 3-4 दिन में बढ़ेगा। अगर आप एकदम कम करोगे तो वही हफ्ता में वो 50% उसका इफेक्ट कम होगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ है। आप उनको अभी ज़्यादा शुगर मत दीजिए, और आप अपना जो प्रोबायोटिक है, जो गट है, उसको बैलेंस कीजिए। बिल्कुल, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद डैरिल। हमारे फंक्शनल मेडिसिन में इसको बोला जाता है लीकी गट। जी। यानी कि अगर तुम्हारा गट बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम जिसे बोलते हैं वो ठीक नहीं है, हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? जब ये ठीक नहीं होते, क्योंकि हम लोग प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, पैकेज खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, हर तरह के गलत चीजें खाते हैं, उसकी वजह, और साथ में स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, राइट? डैनियल, आई होप आई थिंक जो हमारे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क अभी जो हो रहा है, इसको एक बड़े, मतलब मैं थोड़ा सा इसको एक ब्रॉडन करना चाहती हूँ इस टॉपिक को, और क्योंकि ये हम सिखाते हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं हम लोग। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी जो रिसर्च में आ रही है उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, राइट? तो गट ब्रेन एक्सिस में ये है कि जो हमारा गट का जो बैक्टीरिया है, जो हमारा माइक्रोबायोम है, और जो ब्रेन है, जो ब्रेन के, ये दोनों के अंदर एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो जब हम लोग स्ट्रेस में आते हैं तो ये हमारे जो गट का जो माइक्रोबायोम है उसको भी अफेक्ट करता है, हमारे हर एंजाइम को अफेक्ट करता है, और साथ में बुरा खाना खाना, साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, ये सब का समन्वय जब होता है तो हमारा गट माइक्रोबायोम, और एंटीबायोटिक्स जैसे डैरिल जी ने बोला, तो ये सब चीजें हम जब लेने लग जाते हैं हमारे ये टूटने लगते हैं। तो हमारे एक लीकी गट करके एक फेनोमेनन है, आप नेट में उसको चेक कर सकते हैं, उसकी वजह से फिर ये स्किन डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि जो चीज आपको इम्यूनिटी देता है वो ही चीज आपको इम्यूनिटी देने से रोक लेता है, रुक जाता है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, और सच बात तो ये है कि अभी भी हमारे पास काफी सवाल हैं, और मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन सवालों को आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप अपने फ्री टाइम में उनका जवाब दे सकें, क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो चुका है। तो आई अगेन थैंक बोथ ऑफ यू फॉर द टाइम गिवन टू दिस वेबिनार, एंड आई एम श्योर people who have organized this must have must have received a lot of questions, और उनको भी लगता होगा कि कितने लोग कितनी सारी बातें जानना चाहते हैं, और आप लोगों ने जिस पेशेंस से और जिस डेप्थ के साथ सवालों का जवाब दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, एंड थैंक यू सो मच, एंड वी होप टू meet both of you sometime later in some other platform, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से इस तरह की बात हमारी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद रतन मणि जी। थैंक यू सो वेरी मच। और धन्यवाद कीर्ति जी, गौरी जी, विद्या जी को भी, और जो ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं darryldisouza.com और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम डैरिल सर और गौरी सरीन जी को अपने समक्ष देख रहे हैं, क्योंकि जो मतलब इतने क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि हमारे पास समय कम पड़ गया है, और मैं उन लोगों डैरिल सर से भी और गौरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ग्रुप में जो क्वेश्चंस हैं आप उनका जवाब दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी के क्वेश्चंस को अटेंड किया जाए। और जो स्वावलंबन, जैसे गौरी जी ने कहा कि वो एक कम्युनिटीज बना रही हैं फार्मर्स की, और ऐसे लोगों की जो ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो स्वावलंबन का ताना बाना भी सेम लाइन पे काम कर रहा है। और मैं गौरी जी से
से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम लोग भी सेम यही काम करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये अभियान पूरे देश में फैले। तो धन्यवाद है आप दोनों को, और एक धन्यवाद स्वरूप एक मैं आप लोगों को प्रति देना चाहती हूँ। तो ये ओगी की तरफ से डैरिल सर के लिए धन्यवाद पत्र है, और इसके बाद एक धन्यवाद प्रति हमारे गौरी सरीन जी के लिए है, और हमारे जो पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया है, तो रतन मनी लाल जी, आपके लिए भी एक धन्यवाद प्रति है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी हमारे इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी फीडबैक फॉर्म भरें और हमें भेजें, जिससे हम लोग ऐसे लोगों का आगे एक संगठन, एक कम्युनिटी बना सकें और साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकें। आप हमारे जो ईमेल आईडी है info.ogi@gmail.com, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है, आप उसके थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे जो प्रोग्राम है, जो हमारे पूरा प्रोग्राम है, उसको बनाने के लिए जिन लोगों का योगदान है, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, और खास तौर पर अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलिमा जी, आशीष जी, आलोक जी, गरिमा जी, अनूप जी, इन सभी लोगों को मेरा बहुत-बहुत आभार है। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और इस वेबिनार के जो मुख्य संचालक हैं, रतन मनी लाल जी, आपको एक बार फिर से धन्यवाद है। और इसी के साथ जो आने वाला वेबिनार है 7 अगस्त को, स्वावलंबन तक पहुंचने के लिए जो समाज की भूमिका होनी चाहिए, उस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों से एक बार फिर से मुलाकात होगी हमारी इस अगले वेबिनार में। और इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।